नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहाँ तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि भारत की जो कर प्रणाली है उसको। ठीक है, सो आइए स्लाइड बाय स्लाइड चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स सिस्टम क्या होता है और भारत में ये कैसे काम करता है और भारत में जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, इसका जो ढांचा है वो क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास विथ अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत की जो कर प्रणाली है वो क्या है। तो देखें, अगर टैक्स ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन देखेंगे तो इसका मतलब होता है टैक्सेशन से। टैक्सेशन से इस वर्ड का ओरिजिन है, मतलब इसका जो उद्गम है वो वर्ड टैक्सेशन से है, विच मीन्स एस्टिमेट। ठीक है, तो टैक्सेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एस्टिमेट। टैक्स इज अ पेमेंट कंपल्सरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फार्म्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स एक तरह का पेमेंट है जो कि कंपल्सरली किसी इंडिविजुअल से या किसी फार्म से, किसी कंपनी से गवर्नमेंट जो है वसूलती है। क्या कह रहा है कि कर शब्द का उत्पत्ति काराधन से हुआ है, जिसका अर्थ है अनुमान। कर एक भुगतान है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों या फार्मों से, किसके द्वारा? सरकार द्वारा व्यक्तियों या फार्मों से अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाता है। ठीक है, मतलब ये आपको देना ही पड़ता है, इससे आप बच नहीं सकते। क्या होता है? ये कंपल्सरी होता है, इसलिए लिखा गया है कि अनिवार्य रूप से आपसे इसको क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सो टैक्सेस मैंने आपको बताया क्लास में सबसे पहले कि टैक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है। इसका बहुत उदाहरण है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वहीं पे कुछ टैक्सेस हैं जिससे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, कर जो वस्तु कर है, ये जो है ये बहुत ही एक क्लासिकल एग्जांपल है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो आप जानते हैं जीएसटी का क्रियान्वयन जो है 1 जुलाई 2017 से हुआ है और उसके पहले इसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं जो एक साथ लाके इसको जीएसटी बना गया है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि जो टैक्सेस हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा देखिए, यहाँ देखेंगे, इसे एक कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे, जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे लागू करने वाली संस्था को भुगतान किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति या कोई संस्था है जो इस टैक्स को लगाता है, उसको डायरेक्ट जो है पेमेंट करती है। ठीक है, तो क्या हुआ? जो डायरेक्ट पेमेंट करती है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। देखते हैं यहाँ पे, सो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं फिर से एक बार। इट कैन बी डिफाइंड एज अ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली। तो ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी। मतलब जो इंसान, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको लगा रहा है, आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, अगर उसको ये टैक्स आप डायरेक्ट पे कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है डायरेक्ट टैक्स। तो इट इज लिवीड ऑन द इनकम और द प्रॉफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और द कंपनी। सो किसी भी इंसान की जो इनकम है, ठीक है, उसके ऊपर, या जो प्रॉफिट होती है किसी कंपनी की, उसके ऊपर जो है डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ओके, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स।
तो ये सब सारी चीजें जो हैं, ये जो चारों एग्जाम्पल आपने देखा, ये चारों जो एग्जाम्पल है वो क्या चीज के एग्जाम्पल है, ये है आपके इनकम टैक्स के, ठीक है। सो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। सो कॉर्पोरेट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन द, इट इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ये टैक्स लगता है। इनकम टैक्स क्या है, ये जो है इंडिविजुअल पे लगता है, इंडिविजुअल पे लगता है, किसी एक इंसान के ऊपर लगता है आपका इंडिविजुअल इनकम टैक्स। और वहीं पे वेल्थ टैक्स जो है वो आपके वेल्थ पे लगता है, ठीक है, ये वेल्थ पे लगता है। और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये जीरो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो होती है उनके ऊपर लगाया जाता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। तो इन चारों टैक्सों को आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया है कि ये जो चारों कर हैं, ये जो है प्रत्यक्ष कर के एक बहुत बड़े अच्छे जो है उदाहरण है, ठीक है। समझ गए चीजों को, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है, चारों टैक्स को हम लोग देखेंगे, बहुत सारे टैक्सेस को हम लोग देखेंगे और आज समझेंगे कि बेसिकली कैसे कैसे जो टैक्स हैं, कैसे कैसे जो कर हैं वो सरकार जो है वो लगाती है, ठीक है। तो पहला नंबर पे है आयकर, ठीक है, आयकर। तो आयकर विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग है, आप जानते हैं एसएससी के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है। और इनका यही काम होता है इंश्योर करना कि कौन कौन से जो लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों का ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। सो आयकर व्यक्तियों, ठीक है, इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार, अपंजीकृत फार्मों और लोगों के अन्य संघों की आय पर लगाया जाता है। तो जो इनकम टैक्स है, इट इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, अनरजिस्टर्ड फार्म्स, ठीक है, अनरजिस्टर्ड फार्म्स एंड अदर एसोसिएशंस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इनकम टैक्स है बेसिकली एक इंडिविजुअल के इनकम पे लगाया जाता है। वो इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, अनरजिस्टर्ड फार्म्स हो सकता है, या अदर जो एसोसिएशंस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। सो इन इंडिया द नेचर ऑफ इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव। क्या है, भारत में जो इनकम टैक्स का नेचर है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का क्या तात्पर्य हुआ, क्या अर्थ हुआ। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है कि जो टैक्सेस हैं ये जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे कोई आदमी कम कमाता है तो उसके ऊपर जो सरकार है कोई टैक्स नहीं लेती है। कोई आदमी अगर इतना कमाता है जिसमें वो कुछ टैक्स सरकार को दे सकता है तो उसमें 5%, फिर थोड़ा सी कमाई और बढ़ेगी तो 10%, ऐसे कर करके 20-30% तक जो टैक्सेस हैं वो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगतिशील टैक्स सिस्टम कहते हैं, प्रगतिशील जो है कर प्रणाली कहते हैं। तो भारत में जो आयकर की प्रकृति है वो क्या है, वो प्रगतिशील है। काराधन उद्देश्य के लिए सभी स्रोतों से आय को जोड़ा जाता है और व्यक्ति के आयकर स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्लैब हैं, उस स्लैब के अनुसार जो है टैक्स को इम्पोज किया जाता है। जैसी आपकी इनकम है वैसा आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। So in India, the nature of income tax is progressive. For taxation purpose, income for all sources is added and taxed as per the income tax slab of the individual. ठीक है। So income from all sources is added. आपके जितने भी इनकम के सोर्स हैं सबको ऐड कर दिया जाता है और उसके अनुसार टैक्स लगाया जाता है जो भारत सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब डिसाइड किया है उसके अनुसार। तो आपकी जो इनकम है वो किस स्लैब में आती है उसके अनुसार कितने टैक्स आपको देना है उस चीज़ को क्या है यहाँ पे कंसीडर करके और टैक्स को इम्पोज किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत आसानी से समझते हैं। सो इनकम टैक्स आपने समझा, ठीक है। तो कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। तो अगर कहीं आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है ये किसके द्वारा लॉन्च प्रस्तुत किया गया या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो 5 अगस्त 2021 को इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसको क्या अमेंड करने के लिए, टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961, आईटी एक्ट एंड द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2012। तो दो जो एक्ट हैं इसको क्या करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए एक नया जो अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए इनकम टैक्स एक्ट कब का है तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1961, ठीक है, 1961 इंपॉर्टेंट लिखिए मैंने 1961। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने क्या एक बिल इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स के लॉ को अमेंड करने के लिए, तो वो किस साल का लॉ है जिसको अमेंड करना है, क्या हो जाएगा आंसर 1961, ठीक है, 1961।
The 2000 Act had amended the IT Act to impose the tax liability on the income earned from the sale of shares of the foreign company on the retrospective basis. The bill proposed to nullify this retrospective basis of taxes. Okay, क्या कह रहा है? 2012 के एक अधिनियम ने पूर्वव्यापी आधार पर किसी विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर कर देयत लगाने के लिए आईटी अधिनियम में संशोधन किया था। ठीक है, तो किसी विदेशी कंपनी के शेयरों की अगर बिक्री करते हैं, उससे अर्जित जो आपकी आय आती है उस पर कर लगाने के लिए इस अधिनियम का क्या किया गया? संशोधन किया गया था। ठीक है, संशोधन किया गया था। विधेयक कराधान के लिए इस पूर्वव्यापी आधार को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, द बिल प्रपोजेस टू नलिफाई दिस रेट्रोस्पेक्टिव बेसिक टैक्सेशन। ठीक है, तो बिल क्या करता है? ये बिल क्या करता है? दिस बिल प्रपोजेस टू नलिफाई दिस रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। सो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिससे कोई बहुत सारी कंपनियां बचते आती है, तो आगे चल के जब सरकार को लगता है कि एक ऐसी कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी है जो इस टैक्स को बचा रही है, तो वो क्या है, नया बिल लेके आते हैं। मान लो कोई नया बिल लेके आया और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया? उसको उन्होंने कैसे किया? रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। मतलब पहले से ही उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है वो पहले, जैसे 2024 में मान लेते हैं कि फिक्स किया कि 2024 में जो है ये बिल आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब से कर देंगे? ये 2020 से कर देंगे। इसी को कहते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक है, सो दिस बिल प्रपोजेस टू नलिफाई दिस रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो इस बेसिस को भी खत्म करने की बात की गई है। आइए चलते हैं आगे और आगे देखते हैं और क्या हमें देखना है। सो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है, इसको थोड़ा देखते हैं। सो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एन एक्ट टू लिवी। क्या है एक्ट? एक्ट टू लिवी, एडमिनिस्टर, कलेक्ट एंड रिकवर इनकम टैक्स इन इंडिया। किसके लिए बना है? तो आयकर अधिनियम 1961 जो है वो भारत में आयकर लगाने के लिए, प्रशासन करने के लिए, एकत्र करने और वसूल करने का एक अधिनियम है। क्या अधिनियम है? आपको समझ में आ गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी है। इसमें 298 खंड और 14 अनुसूचियां हैं। अधिनियम करदाता का कर योग आय, कर देयत, अपील, दंड और अभियोजन का निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये जो आपका एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू जो है भारत में टैक्स इम्पोज होता है। ठीक है, सो आयकर लगाने या एकत्र करने या प्रशासन करने, ये सारे जो चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, इसका जो पावर है हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 से ही हमारे अथॉरिटीज़ को मिलता है। ठीक है, सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यस, ओके, सो इनकम टैक्स न्यूज सीरीज। ठीक है, इनकम टैक्स पे करने का एक नया सीरीज है। वो सीरीज क्या है? इनकम टैक्स न्यूज सीरीज चालान पर्पज से है जो पे कर सकते हैं। सो अलग अलग चालान्स होते हैं और अलग अलग टैक्सेस जो है इस चालान के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। इन चालान्स को देखते हैं, थोड़ा देखेंगे कि कैसे कैसे चालान्स होते हैं और ये कैसे, किस चालान से किस तरह की पेमेंट जो है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स न्यूज सीरीज मतलब चालान सीरीज, इट इज़ अ फॉर्म। ठीक है, तो चालान क्या होता है? चालान एक तरह का क्या है? ये एक तरह का फॉर्म है यूज्ड फॉर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो चालान है ये एक तरह का फॉर्म है और इस फॉर्म के माध्यम से आप जो है सरकार को टैक्स पे कर सकते हैं। तो यह सरकार को कर भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक क्या है? एक रूप है। सो इट इज़ अ वे टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ अ वे टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? टैक्स पेड थ्रू अ चालान इज द फर्स्ट डिपोजिटेड विद द ऑथोराइज्ड बैंक्स एंड सब्सिक्वेंटली विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जब भी आप चालान के माध्यम से पैसा पे करते हैं तो पहले कहाँ जाता है? वो जो बैंक ऑथोराइज है इसके लिए उसके पास जाता है। उसके बाद जो ये पैसा है कहाँ जाता है? वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पैसा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? ओके। पेमेंट थ्रू अ चालान कैन बी इधर मेड ऑनलाइन वाया इन नेट बैंकिंग और ऑफलाइन बाय सबमिटिंग द चालान एट द डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस। ठीक है, तो आप तो या ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी है चालान को पेमेंट करने की फैसिलिटीज होती है जो आप यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो जब भी आपको टैक्स पे करना पड़े चालान के थ्रू तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जो फैसिलिटीज़ है आपके पास होती है। ठीक है, ओके, सो कुछ चालान है जिसके बारे में देखना जरूरी है। सो चालान नंबर्स को आप याद रखिएगा। क्या है चालान? 281, 82, 83 एंड 84। ठीक है, तो 4 नंबर्स यहाँ हम देख सकते हैं। इनकम टैक्स न्यू सिस्टम के अंतर्गत जो न्यू सीरीज है वो क्या है? चालान नंबर 81, 82, 83 एंड 84। ओके, सो चालान नंबर 81 क्या है? इनकम टैक्स न्यू सिस्टम में न्यू जो सीरीज है उसके अंदर 281 क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। तो इनकम टैक्स न्यू सीरीज के अंदर 281 नंबर जो क्या है चालान है वो क्या है?
तो 281 चालान फॉर्म इज इशूड व्हेन द टैक्स पेयर डिपॉजिट्स टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, ठीक है। तो ये किसको मिला जाता है, इसको, ये उसको मिलता है जो टैक्स जो है टीडीएस के रूप में जमा कर चुका है, ठीक है। टीडीएस के रूप में जो टैक्स जो है वो जमा कर चुका है। जैसे कि आपका जो सैलरी होता है, वो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी देती है तो ऑलरेडी उसमें से जो 5% है वो क्या करती है, डिडक्ट कर लेती है, उसमें से माइनस कर लेती है 5% के अराउंड, या जो भी उसको लगता है कि टैक्स आपको काटना चाहिए, ठीक है। ओके, सो 281 आप याद रखना, ये उसको जारी होता है जिसका टीडीएस के थ्रू ऑलरेडी पैसा कर चुका है, एंड टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स, और जो टैक्स है वो सोर्स में ही कलेक्ट हो गया है, जहां से पैसा आपका निकल रहा है आपके अकाउंट में, जहां से क्रेडिट हो रहा है वहीं पे टैक्स जो है आपसे काट लिया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन ही टैक्स काट के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करती है। देयरफॉर इट हैज टू कंप्लाई विद द टाइमलाइन लेड आउट टू द डिडक्टिंग द इन डिस्पोजिशन टैक्स। ओके, सो क्या कह रहा है, चालान फॉर्म तब जारी किया जाता है, चालान फॉर्म जो है तब जारी किया जाता है जब करदाता स्रोत पर कर कटौती टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस जमा करता है, इसलिए इसे कर काटने और जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा, ठीक है। तो अगर टीडीएस का आपको फॉर्म भरना है, चालान भरना है, तो आपकी जो समय सीमा है उसको आपको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट नंबर 282। सो 282 क्या है, ये इट इज अ फॉर्म इज फिल टू डिपॉजिट गिफ्ट टैक्स, ठीक है। ये फॉर्म जो है आपको भरना पड़ता है कब, जब भी आपको क्या देना पड़ता है, आपको गिफ्ट टैक्स देना है, या स्टेट ड्यूटी देना है, एक्सपेंडिचर टैक्स देना है, एंड अदर मिसलेनियस टैक्सेस। तो ये सारे टैक्सेस के लिए आपको 280 नंबर जो चालान है वो आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। सो 282 चालान फॉर्म उपहार कर, संपत्ति शुल्क, व्यय कर और अन्य जो विविध कर जमा होते हैं, जो मिसलेनियस चीजें होते हैं, उसके लिए इस फॉर्म को भरा जाता है नंबर 282। सो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फॉर्म नंबर 282 है आईटीडीएस का, उसको किस पर्पस के थ्रू हम भरते हैं, क्या कारण है, कौन से टैक्सेस के लिए उसको भरते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, ITNS 282, ठीक है, ITNS 282। ओके, तो YTNS 283 क्या है, थोड़ा देखते हैं, व्हाट इज ITNS 283। Let's concentrate about ITNS 283. So it is an income tax department form used for payment of, ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म है, यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स एंड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। क्या है, क्या है, बैंकिंग कैश जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगते हैं, और जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, ठीक है, जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हैं उसके लिए इस टैक्स को लगाया जाता है, इस फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, क्या कह रहा है। तो INS 283 नंबर जो चालान है, यह एक आयकर विभाग का फॉर्म है जिसका उपयोग बैंकिंग नगद लेन देन कर और सीमांत लाभ कर के भुगतान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग कर याद रखना है आपको, और सीमांत लाभ भुगतान कर जो है वो भी याद रखना है। यस, तो दो जो चीजें हैं उसके बारे में जो फॉर्म भरना है वो क्या है, 283 भरना है, ठीक है। तो बैंकिंग नगद के लेन पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो तो आप समझ गए। एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, ये क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये हम कह सकते हैं स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है, वो वैसे जितने स्पेशल बेनिफिट्स है जो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय। जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको एक सैलरी मिलती है, सैलरी पे आपको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन सैलरी के अलावा जो आपके एम्प्लॉयर हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि कोई पार्क है, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको वो कूपन दिए हुए हैं कि उस पार्क को आप यूज़ कर सकते हैं, आपको हो सके कार का जो फैसिलिटी है वो मुहैया कराता हो सकता है आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी दिया हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मॉनेटरी वैल्यू की तरफ से तो नहीं मिल रही, लेकिन इसको दूसरे हिसाब से आपको दिया जा रहा है, तो उन पे जो टैक्स लगता है और वो जो टैक्स है एम्प्लॉयर को चुकाना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, यानी सीमांत लाभ कर, ठीक है। तो ये नगद बैंक में अगर लेन देन करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, और जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो लगता है, इसके लिए जो फॉर्म आपको भरना है वो है फॉर्म नंबर 283। क्लियर है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स समझ गए, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सो ITNS चालान नंबर
284, ठीक है, चालान नंबर 284, इसके बारे में अब देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चालान नंबर 284 क्या कहता है ये? आयकर विभाग का प्रपत्र है जिसका उपयोग कंपनियों में निगम कर पर आयकर और कंपनियों के अलावा अन्य पर आयकर के भुगतान के लिए किया जाता है। ठीक है, सो कंपनियों पर मतलब निगम कर पर, और आयकर और कंपनियों के अलावा अन्य पर आयकर के भुगतान के लिए किया जाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहा है कि ITNS 284 चालान इज एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म यूज्ड टू पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन कंपनीज। ओके, तो जो कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है उसके लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑन अदर देन कंपनीज। तो कंपनी को छोड़ के बाकी जो टैक्स लगते हैं उसको भी भरने के लिए आपको 284 नंबर चालान का है इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सारे फैक्ट्स को आपको याद करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको 284 चालान नंबर दे देगा और आपको मिलाने को दे देगा इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं और अदर देन कंपनीज के लिए कौन सा टैक्स भरते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं। तो याद क्या होना चाहिए आपको? 284, ठीक है, इनकम टैक्स न्यू सीरीज 284 चालान नंबर। ठीक है, ओके। सो हमने बात की थी कि जो हमारा इंडिया में टैक्स प्रणाली है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब अलग अलग लेवल के जो इनकम के लोग हैं उनको अलग अलग टैक्स लगता है, जिसको हम लोग टैक्स स्लैब कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टैक्स स्लैब क्या होता है। सो इट इज डिफाइंड एज अ, ठीक है, टैक्स स्लैब क्या होता है? इनकम टैक्स स्लैब, इट इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विल नीड टू पे द इनकम टैक्स, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को ये टैक्स पे करना है बेस्ड ऑन द स्लैब सिस्टम। ठीक है, स्लैब सिस्टम विच दे फॉल अंडर। तो आप जिस स्लैब सिस्टम में आते हैं आपके टैक्सेस के अनुसार, आपके इनकम के अनुसार, उसके अनुसार जो है आपको टैक्स पे करना होता है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखता है। सो आयकर स्तर जो इनकम टैक्स स्लैब हो क्या है, इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्तिगत करदाताओं को इनके अंतर्गत आने वाले स्लैब सिस्टम के अनुसार जो है आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, भुगतान करना होगा। डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ही और सी में फॉल अंडर द डिफरेंट टैक्स स्लैब। ठीक है, क्या कह रहा है? डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। क्या कह रहा है? इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब आपके आय के आधार पे आप अलग अलग टैक्स में क्या है, वो टैक्स ब्रैकेट में आप आ जाते हो। ठीक है, देयरफॉर इंडिविजुअल्स विद अ हायर इनकम विल नीड टू पे द मोर टैक्स। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? इसी सिस्टम को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो हमने पहले ही एक वर्ड देखा था, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, तो आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसलिए अधिक आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर भुगतान करने का आवश्यकता होता है। अधिक कर आय वाले को, अधिक आय मतलब अधिक कर, ठीक है, ये आवश्यक होगी। स्लैब प्रणाली को देश में एक उचित कर प्रणाली बनाए रखने के लिए पेश किया गया था। सो दिस स्लैब सिस्टम आपको लग रहा है क्यों लाया गया? तो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटेन द फेयर टैक्स सिस्टम। अगर मान लीजिए ऐसा कर देते हैं कि कोई आदमी 10,000 कमा रहा है तो 10% टैक्स देगा, और कोई आदमी 10 करोड़ कमा रहा है वो भी 10% टैक्स देगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये क्या है, अनजस्टिस है। किसके साथ? जो 10,000 कमा रहा है। ठीक है, तो जो 10 करोड़ कमा रहा है वो तो 10% दे सकता है, लेकिन जो 10,000 कमा रहा है अगर वो 10% दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत स्थिति जो है खराब हो जाएगी। 10,000 छोड़ दो, कोई मान लेते हैं 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में से 10% देना, 10 रुपये देना बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो सिस्टम है इसका इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो अर्लियर टैक्स स्लैब इंडिया, पहले का जो टैक्स स्लैब होता है उसको थोड़ा सा एक नजर देखते हैं कि पहले का जो टैक्स स्लैब था वो क्या था। अर्लियर इनकम टैक्स इन इंडिया क्या था पहले? तो 0 to 2.5 लाख रुपए जिनके इनकम थे उसको कोई भी टैक्स नहीं देना चाहिए था, मतलब शून्य टैक्स जो है उसके ऊपर लगता था। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए क्या था, 5% था। आप देख सकते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आप इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से अगर 7 लाख इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना है, और 7.5 से लेकर 10 लाख तक है तो आपको 15% इनकम टैक्स देना है। और वैसे ही देख रहे हैं ये 20%, 25% और 30% तक जो है वो टैक्स का सिस्टम आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जैसी आपकी आमदनी वैसे आपका टैक्सेस। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ओके, सो रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो उसके अनुसार जो टैक्सेस का स्लैब है वो क्या हो गया है?
तो 3 लाख तक देखिए आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, ये नील है। 3 लाख से 6 लाख अगर आपको इनकम है तो आपकी जो टैक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5%। 6 to 9 लैक्स है तो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 9 to 12 लैक्स है तो 15% हो जाएगा, ठीक है। और 12 to 15 लैक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। और 15 लाख रुपए से अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 लैक्स। तो आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम टैक्सेस लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो लग रहा है 30%, ठीक है, 30%। समझ में आ गई, ये जो है आपका करेंट इनकम टैक्स का स्लैब है। ओके, सो अब देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स जो कॉर्पोरेट पे लगाया जाता है वो क्या है। सो कॉर्पोरेशन टैक्स इट इज अ पेबल बाय द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो जो पब्लिक कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है या जो प्राइवेट कंपनी है, दोनों को ये टैक्स देना पड़ता है, वो है कॉर्पोरेशन टैक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी भारत में रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल क्वेश्चन मिलता है और वो क्वेश्चन ये है कि कंपनीज एक्ट जो है वो कब का है, तो आपको क्या बोलना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 1956। कंपनीज एक्ट आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 1956। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक तरह के प्रत्यक्ष कर हैं, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक तरह के डायरेक्ट टैक्स है प्लेस्ड ऑन द कंपनीज नेट इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। सो एक कोई जो कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, उसके ऊपर जो है कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या उसके संचालन के लाभ पर लगाया जाता है, ठीक है, इसके संचालन के लाभ पे लगाया जाता है। वेरी गुड, समझ में आ रही चीजें। आइए आगे चलते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में देखते हैं। द टैक्स इज इम्पोज ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन विच इज कैलकुलेटेड बाय द सबट्रैक्टिंग allowable expenses such as the cost of goods sold, operating expenses and depreciation from the corporation total value। तो क्या है, ये टैक्स लगाया तो जाता है, लेकिन ये जो टैक्स है आपके जो खर्च होते हैं उसको माइनस करने के बाद उसके बाद जो आपकी एग्जैक्ट प्योर इनकम बनती है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, बेचते हैं, उस प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च लग रहा है वो सारे खर्च को माइनस करने के बाद आपकी जो फाइनल इनकम बचती है उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, सब्सट्रैक्टिंग द अलाउएबल एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस आपको अलाउ है उसको माइनस करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको बेचने में जो महंगा पैसा लगता है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको चलाने में जो खर्च आता है, जो डिप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन टोटल्स रेवेन्यू, इसको क्या है माइनस करने के बाद इसको हम लोग इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट है एक कंपनी का उसको चलाने में वो सब माइनस करके उसके बाद जो शुद्ध लाभ उस कंपनी के पास बचता है उसके ऊपर से लगाया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो एक तरह का प्रत्यक्ष कर प्रणाली है, ठीक है। So corporate tax also plays a role in redistributing wealth and addressing income inequality as it imposes a higher tax burden on corporations that are more profitable। क्या कह रहा है, एक वर्ड है यहाँ पे जिसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है धन के पूर्ण वितरण और आय असमानता को दूर करने में भी भूमिका निभाता है। इसको समझते हैं जरा, धन के पूर्ण वितरण, ठीक है, और आय असमानता जो है इसको दूर करने में क्या करता है, एक भूमिका निभाता है। कैसे, धन का पूर्ण वितरण कैसे हुआ, जैसे कि देख लीजिए कॉर्पोरेशन टैक्स जो लगता है, क्योंकि आपने देखा है कि 15 लाख के ऊपर जो ऊपर जाएगा उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो जनरली जो कंपनी है उसकी इनकम जो होती है ऑब्वियसली 15 लाख से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, तो 30% उसका पैसा उससे ले लिए, ठीक है। कितना पैसा ले लिया, तो लगभग 4.5 लाख रुपया जो है टैक्स में आपने उनसे ले लिया। ये 4.5 लाख का जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ऑब्वियस सी बात है इसका इस्तेमाल करती है वो डेवलपमेंटल वर्क पे, बाकी सब वर्क पे। तो कहीं ना कहीं ये जो इससे पैसा कॉर्पोरेशन से निकाल के आप देखेंगे कि मेन जो पब्लिक है जो उसके पास जो है ये टैक्स चल जाता है, ठीक है। तो आपने टैक्स को देखा, तो पूर्ण वितरण का जो संभावना है वो टैक्स स्लैब के अनुसार जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उसको कितने लगे, उसको लगे 33%। लेकिन जब हम बात करते हैं आय समानता को क्या करता है, दूर करता है। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई कॉर्पोरेट जगत का आदमी ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो और कम जो आदमी है वो कम टैक्स दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आय की समानता है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कोई आदमी 5 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है, और कोई आदमी जो है वो 20 लाख रुपये कमा रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, ये हो गया आपका 15 लाख का, ठीक है, 15 लाख का हो गया। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे 30% जो है टैक्स ले लेगी, जो 20 लाख कमा रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया 14 लाख, ये हो गया 14 लाख, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 5 लाख। तो दोनों के बीच में जो आय समानता वो क्या हो गई, अब
वो हो गई 9 लाख की। तो कहाँ पे हो, यहाँ पे 15 लाख हो रहा था और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 9 लाख हो गया। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो निगम कर है, ये क्या करता है, ये आय की जो असमानता है उसको भी दूर करने में अपना भूमिका जो है वो निभाता है। ये भी चीज हम लोग यहाँ से समझ गए। ठीक है, समझ में आएगा आपको चीजें कि कैसे धन का पूर्ण वितरण करता है और आय की जो असमानता है उसको भी ये मिटाता है। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, सो कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस में ये सारे जो टैक्सेस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस में हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस में आपके ये सब सारे जो फॉलोइंग टैक्सेस हैं ये इसमें आते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें आते हैं। सो कॉर्पोरेट टैक्स में ये चार चीज़ें हैं, क्या क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जिसको हम लोग शॉर्ट में मैट भी कह देते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एफबीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब एसटीटी। एक एक करके चारों को देखते हैं और समझते हैं कि चारों में किस प्रकार का सिस्टम है और चारों से क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या हो गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, पहला क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। क्या कह रहा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट जो है उसमें क्या कर रहा है, तो यहां कह रहा है कि इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द जीरो टैक्स कंपनीज। सो किसके ऊपर लगाया जाता है, ये उसके ऊपर लगाया जाता है जिस कंपनी का जो टैक्स लायबिलिटीज है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो टैक्स लायबिलिटीज है। द अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। और ऐसे कंपनी का जो अकाउंट है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, क्या होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, फिर से एक बार देखते हैं। सो जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है वो क्या है, यह सरकार द्वारा जीरो टैक्स कंपनी पर लगाया जाता है। मतलब वैसी कंपनी जिसका जो कर का लायबिलिटी है वो क्या है, वो जीरो है। इन कंपनियों के खाते कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए जाते हैं और ऐसे कंपनी का जो अकाउंट्स है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको कोई टैक्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो वैसे कंपनी को भी सरकार कहती है कि कुछ तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो पैसा आपको मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी है, बहुत सारा एरिया एक्वायर किए हो, गवर्नमेंट की सर्विसेज इकट्ठा उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो कुछ तो टैक्स आपको हमें देना ही पड़ेगा, सो दैट हम जो है आगे लोगों के लिए, जो हमारे सिटीजन है उसके लिए कुछ काम कर पाए। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो जो जीरो टैक्स की कंपनीज है उसके ऊपर लगाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो मैट किसके ऊपर, जो मान लो कि मैट से याद कर लेते हैं कि चटाई है एकदम जो जमीन पे बिछी हुई है, कोई टैक्स नहीं, जीरो जमीन पे बैठा हुआ है, उसको भी, वैसे कंपनी को भी जो जमीन पे लेटी हुई है उससे भी सरकार कहती है कुछ तो पैसा मुझे दे दो भाई। ठीक है, कुछ पैसा मुझे दे दो भाई। सो मैट क्या हो गया, जीरो टैक्स। ओके, अगला आपका है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेके भी बहुत सारे न्यूज़ेस जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक के न्यूज़ में रहती है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि एफबीटी, क्या कहते हैं हिंदी में, सीमांत लाभ कर, सीमांत लाभ कर एफबीटी। ठीक है, सीमांत लाभ कर। तो क्या होता है एफबीटी, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज लिवीड ऑन द एम्प्लॉयर्स फॉर द अदर बेनिफिट देन दे रिसीव्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एज अ सैलरी। ठीक है, ये किसके ऊपर लगता है, लिविड ऑन द एम्प्लॉयज। ठीक है, जो कर्मचारी है उसके ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ये उन सारे फायदों पे लगाया जाता है, सारे प्रॉफिट पे लगाए जाते हैं जो सैलरी के अलावा आपके कंपनी को मिलता है। जैसे कि कोई एक मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल है उसकी मेंबरशिप आपको मिल गई, कोई पार्क है उसकी मेंबरशिप मिल गई, कोई 2 टिकट मिल गया कहीं घूमने का, मान लो कि विदेश टूर का एक टिकट मिल गया, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं इसके ऊपर जो टैक्स लगता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराती है सैलरी के अलावा, इसके ऊपर जो है लगता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि सीमांत लाभ कर। दिस कंसिस्ट ऑफ थिंग्स सच एज, ठीक है, अब मैंने कहा कि सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को ये दे सकता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती है थोड़ा देखते हैं। तो ये जैसे कि टिकट्स हो गया, मान लो कि 3 days 4 night मनाली का टूर मिल गया, ठीक है, आपको सिंगापुर का टूर मिल गया, तो ये जो है आपको फायदा तो हो रहा है लेकिन इस पर टैक्सेस तो मिल नहीं रहे आपको, अकाउंट में तो पैसा गया नहीं, तो इस पर जो है सरकार लगाती है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। रीइंबर्समेंट हो गया आपको, ठीक है, सुपरन्यूएशन कंट्रीब्यूशन हो गया आपका, कंपनी व्हीकल हो गया आपको, द टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6। तो ये जो टैक्स है 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यह एक प्रकार का कर है जो कर्मचारियों पर उन अन्य लाभों के लिए लगाया जाता है जो अपने नियोक्ताओं से वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें टिकट, प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति योगदान, कंपनी वाहन आदि जैसी चीजें भी शामिल हैं। कर को वित्तीय वर्ष 2005-6 में
पेश किया गया था। तो ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2005 में। द टैक्स वाज सस्पेंडेड इन 2009 यूनियन बजट by the then finance minister Pranab Mukherjee, which came into force from financial year 2010-11. So 2009 में सस्पेंड कर दिया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है, जो कि फिर से फाइनेंशियल 2010-11 से क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, सो 2009 में केंद्रीय बजट के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कर को निलंबित कर दिया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2010-11 से लागू हुआ। ठीक है, तो 2009-10 में ये क्या आपको निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये लागू हो गया 2010-11 से। ठीक है, ओके। अगला है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, लाभांश वितरण कर। लाभांश वितरण कर, आइए इसको देखते हैं कि क्या होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सो इट इज द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डोमेस्टिक कंपनीज। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किस पे लगता है? डोमेस्टिक कंपनीज पे, विच पे डिविडेंड्स टू द इन्वेस्टर्स। ओके, वेरी गुड। सो जो डीडीटी है, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और शेयर्स खरीदते हो और कंपनी राइज करती है, तो जो शेयर्स का वैल्यू है वो भी राइज करता है। उसके बाद जो पैसा आपको एज ए शेयर मिलता है वो बढ़ के मिलता है। वो जो इनकम आपका हुआ शेयर के थ्रू, उस पर जो टैक्स लगता है, वो जो डिविडेंड आपको मिला उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये इन्वेस्टर्स पे लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है डिविडेंड, तो देखते हैं। अ डिविडेंड इज अ रिटर्न गिवन बाय द कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर। तो जो पैसा आप रिटर्न में अपने शेयर होल्डर को देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड्स। आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन अ पर्टिकुलर ईयर। इन बजट 2020 द फाइनेंस मिनिस्टर एबोलिश द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बजट 2020 में इस टैक्स को क्या किया गया? फाइनेंस मिनिस्टर ने इस टैक्स को एबोलिश कर दिया। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डबल डायरेक्ट टैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि जो भी हमें फ़ायदा मिलता है वो हमारे इनकम में जाएगा, और वो इनकम पे भी हमें टैक्स देना है और डिविडेंड पे भी टैक्स देना है, तो ये क्या हो गया? ये डबल टैक्सेशन हो जाता था। ठीक है, इसलिए क्या किया गया? इसको एबलिश कर दिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सरकार द्वारा उन घरेलू कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है जो अपने अपने निवेशकों को लाभांश का भुगतान करती है। ठीक है, लाभांश एक कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को एक विशेष वर्ष में कंपनी द्वारा अर्जित जो मुनाफे होते हैं उसमें से दिया जाता रिटर्न है। बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इसको क्या किया? इसको खत्म कर दिया। ठीक है, सो नाउ इट हैज बीन एबोलिश्ड, ये खत्म कर दिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। और डिविडेंड जो टैक्स है, वो जो डिविडेंड दिया जाता है उस रूप में ये टैक्स जो है कर लगाया जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? वो है प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। So it is a tax levied at the time of purchase and sale of securities listed on the stock exchange in India. So it is a tax levied, या भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। So जो भी क्या है, जो भी सिक्योरिटीज हैं उसका अगर सेल और परचेज अगर होता है, सिक्योरिटीज, कहाँ के सिक्योरिटीज? स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में कुछ सिक्योरिटीज है वो खरीदते हो या उसको बेचते हो, तो उस समय जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या है? वो है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, वो है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं सिक्योरिटीज? तो एक बार देख लेते हैं। प्रतिभूति जो है वो क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रतिभूति जिस पे टैक्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिभूति लेन देन कर, ये प्रतिभूति होता क्या है? व्हाट इज सिक्योरिटीज? ठीक है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखिएगा सिक्योरिटीज क्या होते हैं। तो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो सारे क्या है? वो सारे सिक्योरिटीज है। उदाहरण के तौर पे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो ये सारे चीज सिक्योरिटी के रूप में आते हैं। ठीक है, सो उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इक्विटीज हैं, ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सारे चीज क्या हो गए? ये सारे चीज जो है एक सिक्योरिटी का रूप है, और इसी के ऊपर लगता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन आर इशूड ईदर बाय कंपनीज और बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो या तो कंपनीज या गवर्नमेंट इसको इशू करती है इस सिक्योरिटीज को, और इसके ऊपर लगता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा लगता है वो क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो
सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स के बारे में कह रहा है, दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 2004 बजट एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2004। तो 2004 में लगाया गया था और क्रियान्वयन इसका 1 अक्टूबर 2004 से जो है वो चालू हो गया। ठीक है, तो 2004 से जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है। इसका आपको बहुत बहुत ध्यान देना है, एग्जाम में पूछेगा कि सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति लेन देन कर जो है कब से लागू हुआ, तो आपको क्या बोलना है दोस्तों, आपको बोलना है 1 अक्टूबर 2004। ठीक है, 1 अक्टूबर 2004। So both purchasers and seller both need to pay 0.1% शेयर वैल्यू एज एसटीटी। तो जो भी आप शेयर मार्केट से खरीदते हैं उसका आपको कितना पे करना पड़ता है, उसका आपको 0.1% जो है वो पे करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और जो बेचता है और जो खरीदता है दोनों को ये पे करना है। ठीक है, दोनों को ये पे करना है 0.1%। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। चलते हैं आगे। तो एडवांस टैक्स क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। अग्रिम कर, व्हाट इज एडवांस टैक्स। ठीक है, व्हाट इज एडवांस टैक्स। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। आई होप कि आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बहुत ध्यान से पढ़ना है, केवल इस वीडियो मात्र को आप देख लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद अगर इस पीपीटी का या बुक से भी आप अगर रिवीजन करोगे तो चीजें जो हैं आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है एडवांस टैक्स। सो इट इज अ मैकेनिज्म। ठीक है, advance tax is a mechanism requires people to pay their income tax and corporation tax in advance installments. Okay, so advance installments on the quarterly basis if their annual tax liability is rupees 10,000. ओके, सो मान लेते हैं कि आपका जो वार्षिक जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 के तकरीबन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एडवांस टैक्स के रूप में पे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके ऊपर जो बर्डन होगा वो कम हो सकता है, और इसको हम लोग क्वार्टरली पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं। तो अग्रिम कर एक तंत्र है जिसके लिए लोगों को अग्रिम रूप से अपने आयकर और निगम कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, त्रैमासिक आधार पर किस्तों यदि उसका वार्षिक कर देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो त्रैमासिक 3 महीने पे कर सकते हैं अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है। क्लियर है, ओके। तो एक जो अगला टैक्स हमारा वो क्या है, वो है वेल्थ टैक्स। ठीक है, वो है हमारा वेल्थ टैक्स, और ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्या होता है वेल्थ टैक्स। सो वेल्थ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट अ पर्सन पोजेज विच कैन टेक सेवरल फॉर्म्स सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। तो संपत्ति कर है वो कोई भी आपकी जो संपत्ति का रूप है उसके ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे ये संपत्ति कर जो है आपके विरासत पे, आपके उपहार पे और आपके पूंजीगत लाभ जो है, कैपिटल एसेट जो है, उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कोई चीज़ आप बेचते हो तो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लग सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास 500 एकड़ जमीन है, आपने बेच दिया, आपके पास 500 करोड़ रुपए आ गए, तो उस पर जो है आपके जो है संपत्ति टैक्स जो है वेल्थ टैक्स वो लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज स्टेट ड्यूटी। ठीक है, संपदा शुल्क क्या होता है, संपदा शुल्क। तो संपदा शुल्क क्या होता है इसको डिसाइड करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कर है जिसकी गणना उस व्यक्ति की मृत्यु के समय की जाती है जिसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली है। तो स्टेट ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द डेथ। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, जो आपका राज्य है। तो स्टेट ड्यूटी इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल हुज प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय हिज हर सक्सेसर। तो उस समय जो है उसकी जो संपत्ति है उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है कि इस इंसान से अब जो ये संपत्ति है ट्रांसफर हो रहा है, और उस समय इस पर टैक्स लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ड्यूटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको विरासत कर भी कहते हैं, क्योंकि विरासत जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। मान लो कि फादर से बेटे को मिल रहा है, तो बेटे के पास डायरेक्ट इतना पैसा और प्रॉपर्टी नहीं था, और उसके पास जब इतना प्रॉपर्टी और पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई टैक्स देना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। तो स्टेट ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 बट वाज एबोलिश्ड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1985। ठीक है, तो 1953 में क्या हुआ, ये लागू हुआ। ठीक है, स्टेट ड्यूटी जो है ये लागू हुआ आपका 1953 में, और 1985 में राजीव गांधी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया राजीव गांधी के द्वारा 1985। क्लियर है, समझ में आ गई चीजें, वेरी गुड। आइए, तो नेक्स्ट इज गिफ्ट टैक्स।
ठीक है। नेक्स्ट इज गिफ्ट टैक्स, मतलब उपहार कर। क्या होता है उपहार कर? तो उपहार कर जो है यह 1958 में सरकार द्वारा पेश किया गया एक प्रावधान है। दिस इज अ प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1958। क्या कह रहा है? यह 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, आभूषण, संपत्ति, शेयर, वाहन आदि सहित किसी भी रूप में उपहार देने और प्राप्त करने पर लगाया जाता है। तो कोई भी इस तरह का उपहार है जिसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस पर क्या है, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। उस पर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। यदि उपहार किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया है तो उसे कर से छूट मिलती है। अगर यही जो उपहार है कोई रिश्तेदार ने दिया है तो उसको जो है इस कर से क्या होगी, छूट मिलती है। ठीक है। तो आपके फादर ने आपको गिफ्ट में कोई 1 लाख की कार दी है तो उनको कोई है टैक्सेस पे नहीं देना होगा। ठीक है। इट इज लिविड ऑन द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ द गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग द कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, शेयर्स, व्हीकल्स, etc वर्थ मोर देन 50,000। सो इट इज a gift more than 50,000 on which a tax is imposed. The gift is exempted from the tax if it was given by a relative. किसी अगर रिश्तेदार द्वारा ये गिफ्ट दिया गया तो इस टैक्स से उसको क्या किया जाएगा, उसको मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, गिफ्ट टैक्स क्या होता है। ओके, तो अब देखते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत लाभ कर। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इट इज लिविड ऑन द प्रॉफिट मेड ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कोई भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया और उससे जो प्रॉफिट आपको बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, वैसे टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इट कवर्स रियल एस्टेट। ठीक है, ये क्या क्या कवर करता है, रियल एस्टेट, मान लो कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, कोई सोना आपने खरीदा और उसका वैल्यू बढ़ गया तो उस पे, आपके स्टॉक्स पे, आपके म्यूचुअल फंड्स पे, एंड वेरियस अदर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। सो आपके जो वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है जिससे आपको फायदा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपने कैपिटल लगाया, उससे आपको जो गेन हुआ उस पर टैक्स लगाया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। जो भी पूंजीगत लाभ आपने किया उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो आयकर अधिनियम के तहत चल और अचल दोनों पूंजीगत, चल और अचल दोनों पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पूंजीगत लाभ कर के अधीन हैं। ठीक है, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स बोथ मूवेबल एंड इनमूवेबल आर सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। तो मान लो आपने लैंड बेचता है, आपने बेची तो क्या हो गया, वो इनमूवेबल हो गया, और आपने बहुत सारे गोल्ड बेचे तो वो क्या हो गया, वो मूवेबल हो गया। तो वैसे जो टैक्सेस हैं ऐसी चीज़ों पे लगता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हुए होंगे, आपकी जो समझ है वो समझ में आपको आ रही होगी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो पूंजीगत लाभ कर जो है ये आपके पूंजी पे जो लाभ आपको होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ओके, सो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स आर टू टाइप्स। पहला आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। दो तरह के पूंजीगत लाभ होते हैं, पूंजी वाले लाभ। एक है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति। ठीक है, तो दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति और शॉर्ट टर्म पूंजीगत संपत्ति। ठीक है, दो तरह के जो है टैक्सेस जो है कैपिटल गेन्स में हमने देखा है। ठीक है, आइए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसमें समय का कुछ बात होगा कि कुछ समय से ज़्यादा समय के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है उससे जो पैसा आता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देन एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई भी एक संपत्ति है जिसको आपने 36 महीने से ज़्यादा अपने पास रखा है तो उसके ऊपर जो लगता है वो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 36 महीने से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति एक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है। ठीक है, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ है। कैपिटल एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो गई, ये सब क्या हो गए, ये सब दीर्घकालीन के लिए आपके पास होते हैं। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट के रूप में देखते हैं। ठीक है, इफ द ओनर होल्ड्स इट फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ और मोर फ्रॉम फिजिकल ईयर 2017-18। ठीक है,
क्या कह रहा है, भूमि जैसे को हो गए, भूमि हो गए, भवन हो गए या गृह संपत्ति होगी जैसी पूंजीगत संपत्ति को दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, यदि मालिक इसे 24 महीने या उससे अधिक वित्त वर्ष 2017-18 से रखता है तो। ठीक है, तो शेयरों के लिए जो है द पीरियड ऑफ LTCC इज 1 ईयर फॉर शेयर्स एंड हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर अट्रैक्ट 10% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज। क्या कह रहा है कि जो शेयर होते हैं, ठीक है, शेयरों के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो क्या है, वो होल्डिंग अवधि 1 साल है। अगर शेयर जो है किसी कंपनी के आपके पास 1 साल तक हैं तो वो भी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, और 1 वर्ष से जो अधिक समय तक रखने की प्रतिभूतियां पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10% का जो कर है आपको देना होगा, 10% का जो टैक्स है आपको देना पड़ेगा। द होल्डिंग पीरियड फॉर LTCG इज 1 ईयर फॉर शेयर एंड हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर अट्रैक्ट 10% taxes on the long term capital gain। तो क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शेयर के लिए ये क्या है, ये 1 साल तक है, और बाकी संपत्तियों के लिए क्या हो जाएगा, तो बाकी संपत्तियों के लिए ये हो गया आपका 36 मंथ। क्या होते हैं कैपिटल एसेट के एग्जांपल्स जो मैंने बताया आपको, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, दीज थिंग्स विल अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, सो जो लंबे समय के लिए कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो आपको ऐसे प्रॉपर्टीज पे लगता है। और शेयर अगर आपने लेते हैं तो शेयर के संदर्भ में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 साल से ज़्यादा अगर आपने रखता है शेयर को तो उसके ऊपर जो है आपका क्या लगेगा, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, LTCG जो है वो आपके 1 साल के ज़्यादा पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है। सो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे टैक्सेशन को, और उसमें और सारी चीज़ें जो हैं उसको देखेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी रह गए हैं, तो उसको साथ साथ हम लोग देखते रहेंगे और देखेंगे कि और कैसे कैसे जो कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत है हमारा टैक्सेशन का चैप्टर, और बहुत खूबसूरत एक से एक तरह की कर प्रणाली है। उसको देख के आपको लगता है ऑब्वियस सी बात है आपको भी एक टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी और हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या GST हो, ये सारे बेहतरीन डिपार्टमेंट हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, कस्टमर एक्साइज ज्वाइन करेंगे। इससे बड़ी खुशी और एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती है। पिनाकल की पूरी टीम आपके साथ है। पिनाकल की जो जितनी खूबसूरत बुक्स हैं सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने जो भी लेक्चर आपको आज कराया है, आज पढ़ाया है, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये सामने जो देख रहे हैं PPT, ये बहुत अच्छा ढंग से PPT तैयार किया गया है, और ये जो PPT है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ क्लास नोट्स। इसका भी रिवीजन अगर आप रेगुलर कर लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो समझ है वो और अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में चीज़ों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी आपके नज़दीक होती जाएंगी, आपको समझ में आती जाएंगी, और आपका अपना होता जाएगा। ठीक है, सो रिवीजन करने का 2 तरीका है। PPT से रिवीजन कीजिए, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं जो GS की हमारी बुक है। इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं। और लेकिन मेरी तरफ से जो मैं कहूँगा, ये जो PPT है इसका रिवीजन करना आप, और सारे लाइन को अगर एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें जो हैं आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि थिंग्स आर क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ये जो टैक्सेशन वाला हमारा चैप्टर है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी बाकी हैं। सो प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेहनत को जो है वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेहनत अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो वर्क लाइक ए डॉग, मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करो, डोंकी की तरह आप मेहनत करो, वर्क लाइक ए डोंकी। इतनी मेहनत करो कि सामने वाला कहे कि आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है 1 लाइनर बुक, GS के लिए, जनरल स्टडी के लिए 1 लाइनर बुक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ये 3rd एडिशन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और इसमें 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। फैक्चुअल है, मतलब कि 1 लाइनर है, और इसमें जो SSC है, रेलवे है, पुलिस एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, PCS है, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को 1 लाइनर के हिसाब से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की अलग अलग किताब आती है। लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कम टाइम में रिवीजन करना, आपकी पहले तैयारी है GS थ्योरी की किताब से या प्रीवियस ईयर MCQ से, तो लेकिन ये आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 26,000 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में आपको कवर करा देगी। तो ये किताब की ये खास बात है।
ठीक है, जो बच्चे वन लाइनर में कंफर्टेबल है उनके लिए बेस्ट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है ये, और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये किताब मिलेगी। ये देखिए इस तरह से कंटेंट है इसमें, ठीक है, लेटेस्ट कंटेंट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंडेक्स, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखिए कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, रेलवे से कितने क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस से, डिफेंस से, पुलिस एग्जाम से कितने कितने क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग टाइप के एग्जाम से, जैसे एसएससी में रेलवे वाले क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे थे पीछे, जो टीसीएस का पैटर्न था उसमें। तो ऐसे ही क्या है कि एक दूसरे क्वेश्चन है, आमतौर पर जीएस तो सेम ही होती है, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तो आपको और ज़्यादा वाइडर प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री ऐसे आपको मिलेगी। पॉलिटी कितने क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब इसमें इंक्लूड है। और स्टडी जीके में क्या क्या है ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको डे वाइज भी है ये, कि आपको कितने दिन में कर लेनी चाहिए कवर ये, ठीक है। इस तरह से करके आपको ये दिया हुआ है। थर्टी डेज में आपको एक पूरी किताब कंप्लीट हो जाती है। अगर आप और स्पीड पे करना चाहते हैं तो 15 दिन में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिलेगा, ये थोड़ा कलर्ड है, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, फिर आंसर ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये, इस तरह से होगा आपको, ठीक है। आप फास्ट तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी प्रिपरेशन करने का एक सही तरीका है। यह किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आपकी अच्छी ऑलरेडी तैयारी है और अच्छा करना चाहते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार किताब है ये। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है और इंडेक्स भी आपको दे दिया गया है कुछ पेजेस के साथ में, जिससे कि आप समझ पाएं डिसीजन लेने से पहले कि इस किताब में क्या मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट। और पिनेकल की वेबसाइट पे भी इंडेक्स आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट। हम लोग टैक्सेशन सिस्टम के जो पार्ट 2 है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम में आपको याद होगा मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बताया था। उसमें बताया था कि जो भी आपके पास वेल्थ होता है वो 3 साल से ज़्यादा अगर आपके पास है तो वो जो टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हो जाते हैं। और जो शेयर मार्केट्स हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर आप रखते हो और वो शेयर आपके पास 1 साल से ज़्यादा से है तो वो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है उस पर लगता है। आज के लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखते हैं कि जो पूंजी लाभ है वो शॉर्ट गेन टैक्स जो है वो क्या है, ठीक है। जो शॉर्ट गेन पे है वो क्या है, वो क्या समय सीमा है जिस पे आपका शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो एन एसेट हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस, सो 36 मंथ से ज़्यादा वाले में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और 36 मंथ से कम समय तक आपने जो भी प्रॉपर्टी या एसेट अपने पास रखा है उस पर क्या लग जाएगा, उस पर लग जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। द क्राइटेरिया इज 24 मंथ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टीज जो आपके इमूवेबल हैं, जो हिल डोल नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको आप हिलाओ भी तो नहीं हिले, जैसे कि जमीन हो गया, आपका घर हो गया, तो उस पर जो है टैक्स आपके लगते हैं वो है आपके 24 मंथ, ठीक है। और ये जो है 2017-18 से, ठीक है। तो 24 मंथ से अगर कम के जो प्रॉपर्टी हैं आपके और वो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है तो उसमें जो टैक्स लगेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। और 24 मंथ से ऊपर जब चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हो जाएगा, ठीक है। सो 36 महीने या उससे कम की अवधि के लिए रखी गई जो संपत्ति है एक अल्पकालीन पूंजीगत लाभ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अंचल संपत्तियों जैसे भूमि, भवन और घर की संपत्ति के लिए मापदंड जो है वो क्या है, वो 24 महीना है, ठीक है। वो जो मापदंड है वो क्या है, वो 24 महीना, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो अब हम लोग जो है हमने डायरेक्ट टैक्स डिस्कस किया था, हमने जो प्रत्यक्ष कर है उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ेंगे। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? सबसे पहले समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके ऊपर, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको पे करना नहीं होता है, ये पे कोई और करता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है जिसके ऊपर लगाया गया वही पे कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है लगाया गया किसी और के ऊपर और पे इसको कोई और कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आइए थोड़ा सा परिभाषा इसका देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सो क्या कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में? इसमें कहा जा रहा है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरीज, ठीक है। मतलब जो बीच में पर्सन होता है वो इकट्ठा करता है, सच एज द रिटेल स्टोर फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स सच एज द कस्टमर। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल को देना पड़ता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो भी इंडिविजुअल को देना पड़ता है, लेकिन इसको कलेक्ट कौन करता है? इसको कलेक्ट करता है उदाहरण के तौर पे आपका दुकानदार,
जो सर्विस टैक्स है वो गवर्नमेंट ने लगाया, जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट ने लगाया, लेकिन ये जो टैक्स है ये असूल कौन रहा है? ये आपका रेस्टोरेंट वाला असूल रहा है। और किससे ले रहा है ये टैक्स? ये टैक्स आपसे ले रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है वो इसको पे नहीं करता है, इनफैक्ट जो अगला इंसान है वो इसको पे कर रहा है। तो अगला इंसान क्या हुआ? अगला इंसान हो गया कस्टमर। ठीक है। इंटरमीडिएरीज कौन सा हो गया? ये हो गया आपका स्टोर, रिटेल स्टोर, किराना दुकान, ये सब सारे क्या हो गए? ये सारे इंटरमीडिएरीज हो गए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कौन कौन से टैक्स होते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, आपका सेल टैक्स, वैट एंड जीएसटी। ठीक है। सो वैल्यू एडेड टैक्सेस जो है वो तो अब जीएसटी में आ गया है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है। सो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, थोड़ा एक बार और फिर से ध्यान से देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर एक मध्यस्थ, जैसे एक खुदरा स्टोर द्वारा उस व्यक्ति से एकत्र किया गया कर है जो कर के अंतिम आर्थिक बोझ को वहन करता है। तो कर का जो अंतिम आर्थिक बोझ है उसको कौन वहन करता है? उसको अल्टीमेटली ग्राहक ही वहन करता है। एक बिस्किट के डब्बे पर जो टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली किसको देना है? वो कंज्यूमर को ही देना है, ना कि दुकानदार को। ठीक है। ओके। तो ये देखिए उदाहरण के तौर पे ये सब चीजें जो है यहाँ मेंशन है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी, अब बाकी जो भी टैक्सेस हैं उसको बारी बारी से थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है जरा इसको देखते हैं। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? उत्पाद शुल्क। हिंदी में एक्साइज ड्यूटी को कहते हैं उत्पाद शुल्क। ठीक है। उत्पाद शुल्क क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। ओके। सो एक्साइज ड्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन, क्या है? टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल। ठीक है। गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल। समझ में आ रही चीजें? मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग उत्पाद शुल्क। मतलब उत्पाद करने के लिए आपके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है। उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। So the GST introduced in July 2017 subsumed many types of excise tax. तो GST जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है उसमें बहुत सारे जो एक्साइज टैक्सेस हैं वो क्या हो गए हैं? वो सम्मिलित कर लिए गए हैं। Many types of excise duty. Now excise duty applies only on petroleum and liquor. So excise duty जो डिफरेंट चीजों पे लगते हैं वो सारे क्या हो गए? वो सारे जीएसटी के पार्ट हो गए। और आज के डेट में जो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है वो केवल पेट्रोलियम और लिकर पे लग रहा है। ठीक है। मतलब शराब और पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी है वो लागू हो चुका है और उसमें बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी हैं उसको समाहित कर लिए गए हैं। तो अब जो है सिर्फ पेट्रोलियम और शराब पर एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क लगती है। ठीक है। लगती है। It is the opposite of custom duty in the sense that it applies to goods manufactured domestically in the country, while custom is levied on those coming from the outside of the country. ठीक है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि ये जो टैक्स है ये बेसिकली इट इज एन अपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है। सो आपका जो एक्साइज ड्यूटी है आपके डोमेस्टिकली, मतलब आपके देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके ऊपर ये लगता है। क्लियर है? आपके देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर लगता है आपका एक्साइज ड्यूटी। लेकिन आप देखोगे कि जो भी कंट्री में सामान बाहर से आता है उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर लगता है कस्टम ड्यूटी। तो ये अपोजिट हो गया। जो विदेश से सामान हमारे देश में आ रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, सीमा शुल्क लगाया जाता है। और जो देश में जो चीज बन रहा है उसके ऊपर क्या लगाया गया? उस पर लगाया गया एक्साइज ड्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद शुल्क। ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर आप जानते होंगे एसएससी के थ्रू जाते हैं और आप में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से कई लोग जो हैं एक्साइज इंस्पेक्टर आगे भविष्य में बनेंगे। ठीक है। ओके। सो कस्टम ड्यूटी, अब हमने कस्टम ड्यूटी भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब देखते हैं कस्टम ड्यूटी क्या है। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? ठीक है। सीमा शुल्क क्या होता है? सीमा शुल्क, इसको थोड़ा देखते हैं। तो कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज ऑफ ए कंट्री। सो हु आर द कस्टम अथॉरिटी? जो भविष्य के कस्टम अथॉरिटी हैं वो हमारे सामने स्क्रीन पे बैठे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यू विल बी सेड, आपको भविष्य में कस्टम अथॉरिटीज बोला जाएगा। ठीक है। अगर आप एसएससी एग्जाम पास करते हो तो कस्टम की अथॉरिटीज जो है आपके पास होगी। ऑफ अ कंट्री इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर इंपोर्टेड। ठीक है। इंपोर्टेड मतलब जो बाहर से अंदर लाया गया। क्या बोल रहा है? सीमा शुल्क क्या होता है? यह किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयात और निर्यात पर एकत्रित कर है। यह आमतौर पर आयात किए जाने वाले सामानों के मूल्य पर आधारित है।
आयात किए जाने वाले सामानों के मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, ठीक है। सो जो भी प्रोडक्ट जो है हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और जो हमारे देश में ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उस पर हम लगते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, और जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसके वैल्यू के अनुसार जो उस पर कर लगता है उसको कहते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आगे देखते हैं। सो इंडिया टैरिफ सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है, वो HSN पे बेस्ड है। HSN पे बेस्ड है, मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर ऑफ द कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। तो बेसिकली इंडिया का जो टैक्स प्रणाली है, जो टैरिफ सिस्टम है, ठीक है, वो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर एक कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय, इसके ऊपर बेस्ड है। इससे आपको कुछ जानना नहीं है, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो टैरिफ सिस्टम है वो कहाँ बेस्ड है, तो आपको याद रखना है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर। क्लियर है? ओके, सो आपको समझ में आ गया कस्टम ड्यूटी, आपको समझ में आ गया कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी और आपकी एक्साइज ड्यूटी दोनों आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने एक्साइज ड्यूटी देखा कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो अब जीएसटी का पार्ट बन गया है, और केवल पेट्रोलियम और लिकर पे जो है अब एक्साइज ड्यूटी रह गया है। और फिर हमने देखा आपको कस्टम ड्यूटी, जो आपने इंपोर्ट करते हैं हम जो सामान को, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। कस्टम ड्यूटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सेस सच एज। सो कस्टम ड्यूटी जो है बहुत तरह से डिवाइड किए गए हैं, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सेस सच एज। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्सेस सच एज। तो सीमा शुल्क को विभिन्न करों में बांटा गया है, सीमा शुल्क को विभिन्न करों में बांटा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो बेसिक चीजों पे लगाया जाता है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी वैसा प्रोडक्ट जिसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जैसे कि आपको ऑब्वियस सी बात है जो आपके मार्केट को ख़राब कर दें। हो सकता है जैसे कोई इकोनॉमिकल मार्केट है और उसको कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट अगर उसको कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है वो ख़राब कर सकता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ड्यूटी लगाए जा सकते हैं जो उसको, उसके इंपोर्ट को क्या करे, उसके इंपोर्ट को इंसेंटिवाइज ना करे, उसको डिसेंटिवाइज करे। मतलब आप इंपोर्ट करने से डरो। जैसे कि कोई कार है, मान लो उस पर लगा दे 100% आपका टैक्स, मतलब 5 लाख की कार है तो 5 लाख टैक्स। ऑब्वियस सी बात है आप डिस्करेज हो जाओगे कि इतना टैक्स कौन देगा। तो इस तरह के भी टैक्सेस गवर्नमेंट जो है लगाती है चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए। ठीक है, फिर है पेपर टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड ड्यूटी। ठीक है, सो इतने जो टैक्सेस हैं बेसिकली कस्टम ड्यूटी के अंदर हमने देखे। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि वैट क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो बेसिकली ये जो है एक तरह से वैल्यू जो ऐड होता है किसी प्रोडक्ट में उसके ऊपर लगता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन के ऊपर मान लो ये कवर लगा दिया गया, तो ये कवर की जो वैल्यू है इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ना कि पूरे पेन के ऊपर। ठीक है, इसको कहते हैं वैल्यू एड टैक्स। और वैल्यू एड टैक्स है ऑब्वियसली ये अब जीएसटी का पार्ट हो गया है, इट इज सबस्यूम्स एज अ जीएसटी। लेकिन फिर से इस बार एक बार थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। ठीक है, तो वैट क्या होता है उसको देखते हैं। व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स, क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स। सो इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तरह का ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लिविड ऑन द सर्विसेज एंड गुड्स, सर्विसेज एंड गुड। इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द प्रोड्यूसर एट एवरी स्टेज इन द सप्लाई चेन। तो जो सप्लाई चेन है, ठीक है, तो मान लो कि एक प्रोडक्ट है ए, यहां से बन के निकला, ये यहां पे गया और यहां पे कुछ और वैल्यू इसमें ऐड हुआ, फिर ये जो है ये यहां आया, इसमें कोई और वैल्यू ऐड हुआ। तो इसमें जो हर एक लेवल पे जो है ना, इस पे जो टैक्स होते हैं ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब हर एक लेवल पे जो सप्लाई चेन में इसमें वैल्यू ऐड किए गए उस पे लगता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, और एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन 1 अप्रैल 2005। तो 1 अप्रैल 2005 को इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, एंड हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट इन 2003। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया, इसको किया 2005 में, और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको 2003 में ही क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, सो वैट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो इससे क्या है जो वैल्यू एड टैक्स है, पर लेवल पे जो टैक्स लग रहा है वो हमारा कर जो है निकल के आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू एड टैक्स। अब इसको जीएसटी का पार्ट बना दिया गया है, लेकिन इतना जो जानकारी है आपको जरूरी था। ठीक है,
सो टाइप्स ऑफ वैट, ये देखिए ये वैट हुआ करता था, 4 कैटेगरी का वैट था, ठीक है। तो पहला जो था वो नील था, फिर 1%, 4.5%, फिर जनरल वैट रेट। तो ये जो चारों थे वो कैटेगरी थे वैट के, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स, मतलब सेवा कर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपने देखा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा ये सब जो पहले वाले टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज आने के पहले जो टैक्स आए वो सब थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यस, सो लेट्स डिस्कस सेवा कर क्या होता है आपका सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स को डिस्कस करते हैं। सो इट इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट। सो किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा लिविड किया जाता है ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ठीक है। जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके ऊपर ये लगता है, ऑन सर्टेन सर्विस ट्रांजैक्शंस, बट is actually borne by the customers. It is categorized under indirect tax and came into existence since Finance Act 1994. क्या समझा आपने? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, अब वो आपको वो गुड्स और सर्विसेज दोनों टैक्स लगाता है, और उसी का एक पार्ट हुआ करता था सर्विसेज टैक्स। क्या कह रहा है? यह कुछ सेवा लेने देन पर सेवा प्रदाताओं जो सेवा प्रोवाइड कराता है उसके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में ग्राहकों द्वारा वहन किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स वो कौन पे कर रहा है? सर्विस टैक्स वो तो कस्टमर ही पे कर रहा है कि नहीं? तो यह अप्रत्यक्ष कर तहत वर्गीकृत है और वित्त अधिनियम 1994 के तहत अस्तित्व में आया है, ठीक है। सो 1994 के तहत अस्तित्व में आया है आपका, क्या है? ये है आपका सर्विसेज टैक्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण कर ये क्या होता है? देखिए कई बार तो आपको लगता होगा कि सरकार इतनी टैक्स लगा देती है, सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स, आप जो पैसा कमाओ उस पर टैक्स लगा दिया, पैसा जो खरीदने जाओ तो वो टैक्स लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, सरकार बहुत तरह के टैक्सेस लगाती है, लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, अगर सरकार टैक्स नहीं लगा पाएगी तो आपको जो बेनिफिट पहुंचाती है, आपके लिए जो रोड बनाती है, बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं, आपके लिए जो इमरजेंसी सर्विसेज है, पुलिस सिस्टम है, पुलिस क्यों है? पुलिस हम लोग के फायदा के लिए है, ठीक है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है। और लेकिन जो पुलिस की सैलरी जाएगी वो कहाँ से जाएगी? अगर टैक्स इकट्ठा ना करे तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दें, सो दैट हमारे से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो कंटिन्यू प्रोवाइड कराती रहे। आप देखिए रोड पे, जिस रोड पे आप चलते हैं उसकी सफाई होती है, कौन सफाई करता है? सरकार ही तो सफाई करती है। जब टैक्स ही नहीं लेगी तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएगा? सरकार तो पैसे छाप नहीं सकती है कि बहुत सारे पैसे हम प्रिंट कर लिए और उससे हम लोग सारा काम कर लिए, तो वो भी नहीं होगा। पैसे भी उतने ही छापे जाते हैं, उतने ही प्रिंट किए जाते हैं जितने सोसाइटी में क्या हो, रिसोर्स हो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पैसे अगर छाप के मार्केट में डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा? वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो इन्फ्लेशन उससे आ जाएगा, उससे मुद्रास्फीति आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए टैक्सेस को देना बहुत जरूरी है, और टैक्सेस जो है बहुत पैसा अर्न कीजिए और गवर्नमेंट को टैक्सेस दीजिए तो गवर्नमेंट उस टैक्सेस का सही इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ओके। सो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन क्या होता है देखते हैं। सो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस आर अ मेजर टैक्स शेयर इन द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। इट इज अ मेजर टैक्स शेयर इन द स्टेट्स इन इंडिया। तो क्या कह रहे हैं कि भारत में राज्यों में एक प्रमुख कर हिस्सा है। भारत में राज्यों में एक प्रमुख कर हिस्सा है स्टैम्प ड्यूटी, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति या संपत्ति के स्वामित्व की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है। सो जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है, ये कौन लगाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। किस पे? टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ओनरशिप, टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? यह भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के तहत देय है, ठीक है। और ये जो है आपका अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत आपको क्या है? स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, ठीक है। आपको स्टैम्प ड्यूटी है जो पे करना होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। सो अगला है आपका पिगोवियन टैक्स, ठीक है। पिगोवियन टैक्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, पिगोवियन टैक्स के बारे में हमने थोड़ा फिर से एक बार डिस्कस करते हैं क्या होता है पिगोवियन टैक्स, ठीक है। सो इट इज अ टैक्स ऑन एनी मार्केट एक्टिविटीज दैट जनरेट्स निगेटिव इंपैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म हमने यहां देखा, निगेटिव इंपैक्ट। ये टैक्स में भाई निगेटिव इंपैक्ट क्यों आ गया? ये टैक्स की जब बातें हम कर रहे हैं तो निगेटिव इंपैक्ट क्यों आ गया? और निगेटिव इंपैक्ट पे कोई टैक्स लगाना, इसका मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है? आइए देखते हैं। ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो निगेटिव इंपैक्ट कोई भी अगर सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे कोई भी एक्टिविटीज क्रिएट करता है तो उस पर क्या लगाते हैं?
उस पर लगाते हैं हम लोग पिगोवियन टैक्स, ठीक है। तो यह किसी भी बाजार गतिविधि पर कर है जो पर्यावरण या समाज पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। कर का उद्देश्य एक अवांछनीय या अक्षम बाजार जो है परिणाम को ठीक करना है। ओके, क्या कह रहा है कि इट इज अ टैक्स ऑन एनी मार्केट एक्टिविटी, मार्केट में कोई भी ऐसा एक्टिविटीज हो रहा है जो आपके समाज को या आपके इन्वायरमेंट को खराब करता है, उसके ऊपर लगाया जाता है पिगोवियन टैक्स, ठीक है, उसके ऊपर लगाया जाता है पिगोवियन टैक्स। द टैक्स इज इंटेंडेड टू करेक्ट द अनडिजायरेबल एंड इनएफिशिएंट मार्केट आउटकम, ठीक है। सो अनडिजायरेबल जो आउटकम आपको नहीं चाहिए वो अगर आ रहा है तो उसके ऊपर लगाता है पिगोवियन टैक्स। यस, तो ये हो गया आपका पिगोवियन टैक्स। सो ये 1920s के दशक में एक इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर सी पीगो, ठीक है, पीगो, इनके नाम के ऊपर ही बेस्ड है आपका क्या है, पिगोवियन टैक्स, ठीक है। पिगोवियन टैक्स जो है इनके नाम पे ही ऊपर बेस्ड है। और निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो मार्केट में हो रहा है जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके सोसाइटी पे, समाज पे दिखता है, उसके ऊपर क्या लगते हैं, उसके ऊपर लगता है पिगोवियन टैक्स। उदाहरण के तौर पे जो सिगरेट है जो आपको कार्बन इमिट कर रहा है, वैसी कोई भी एक्टिविटी जिससे धुआं हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट को खराब किया जा रहा है, उस सब के ऊपर लगता है आपका पिगोवियन टैक्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है टोबैको टैक्स। टोबैको टैक्स क्या है, जो टोबैको आप लोग यूज करते हैं, कोई भी टोबैको यूज कर रहा है उसमें क्या है लगता है, उसमें लगता है टोबैको पे पिगोवियन टैक्स। शुगर टैक्सेस, ठीक है, कार्बन टैक्सेस, ये सारे जो टैक्सेस हैं एक तरह से पिगोवियन टैक्स है। तो जो भी ऐसा चीज जो है जो इन्वायरमेंट को अगर खराब कर रहे हैं वो कोई हो, उसके ऊपर हम पिगोवियन टैक्स लगाते हैं। कार्बन टैक्स इज अ टैक्स लिविड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो कार्बन टैक्स क्या है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कार्बन इमिट हो रहा है, क्योंकि कार्बन हम जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है, हमारी जो लेयर है ओजोन लेयर उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इसके ऊपर जो है सरकार जो है पिगोवियन टैक्स लगाती है। और ये टैक्स लगाने का पर्पस क्या है, बेसिकली जो सरकार है आपको डिस्करेज करती है कि आप जो है इन सब चीजों में अपना पैसा ना लगाओ, अपना टाइम मत लगाओ, अपना इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। तो सरकार जो है आपको क्या करती है, आपको एक्टिविटीज से आपको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमसे आगे क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टोबिन टैक्स, ठीक है, टोबिन टैक्स। अब हम पढ़ेंगे टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जो टोबिन टैक्स है ये भी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। So it is a duty proposed on the spot currency trades to penalize short-term currency trading in order to stabilize markets and डिसेंटिवाइज स्पेकुलेशन बट नॉट इन्वेस्टमेंट फ्लोस। क्या कह रहा है, यह बाजार को स्थिर करने और सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक मुद्रा व्यापार को दंडित करने, ठीक है, अल्पकालिक मुद्रा व्यापार को दंडित करने के लिए स्पॉट मुद्रा व्यापारों पर प्रस्तावित एक शुल्क है, लेकिन निवेश प्रवाह नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज ए ड्यूटी, ठीक है, क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज ए ड्यूटी propose on spot currency trades to penalize short term currency, ठीक, to penalize short term currency trading in order to stabilize market and de-incentivize speculation but not investment flows, but not investment flows। ओके, सो क्या समझ रहे हैं आप इससे, तो टोबिन टैक्स को थोड़ा समझते हैं, टोबिन टैक्स को थोड़ा समझते हैं। सो एक नोबेल विनर थे जेम्स टोबिन, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था, इन्होंने प्रपोज किया था टोबिन टैक्स, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था टोबिन टैक्स। क्या पर्पस था इसका, देखिए जब भी कोई मार्केट होता है तो उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में अगर आपको पता चले कि इंडिया की करेंसी का जो वैल्यू है वो बहुत कम होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ डॉलर यहाँ पे आप डाल सकते हैं,
कुछ डॉलर आपने यहाँ डाल दिया और जैसे ही वैल्यू कम हुआ तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो आप उस पैसा को क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो टोबिन टैक्स लगाया गया वैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। सो टोबिन टैक्स इम्पोज्ड ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इस पे जो है आपका टोबिन टैक्स लगाया गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो आपको स्पेकुलेट करते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक जो वोलेटिलिटी है, जो पैसा है उसका वैल्यू गिरने वाला है, तो कुछ अपना पैसा डाल के और अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा लीजिए। तो इसी पे प्रपोज किया था जेम्स टोबिन ने, क्या, टोबिन टैक्स, ठीक है। और ये जो थे एक नोबेल प्राइज विनर भी थे, ठीक है, जेम्स टोबिन। क्लियर है, समझ में आ गया टोबिन टैक्स क्या है। तो किसी मार्केट में मान लो एक कंट्री ए है, इसके एक इंसान ने कंट्री बी में सोचा कि यहाँ पे डॉलर डाल देते हैं और 2 महीना में डॉलर की वैल्यू जो है वो 75 रुपीज़ से जब 100 रुपीज़ हो जाएगी तो यहाँ से इस डॉलर को निकाल के फिर से अपने कंट्री में ले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो स्पेकुलेट करते हैं उस पर जो है ये टोबिन टैक्स लगाया गया, ठीक है, टोबिन टैक्स लगाया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। So, the ultimate aim would be to raise money for development and climate finance and make a sustainable economic recovery from feasible. ठीक है, so ultimate aim would be, तो अंतिम उद्देश्य विकास और जलवायु वित्त के लिए धन जुटाना और एक स्थायी आर्थिक सुधार को अधिक व्यवहार बनाना है। तो ये जो चीज लिखा है ये आपका लिखा है पिगोवियन टैक्स के बारे में, ठीक है। ये पिगोवियन टैक्स का जो पर्पस है वो क्या है कि आपसे पैसा लेके और जो एनवायरनमेंट को आपने खराब किया है उसको फिर से ठीक किया जाए, ठीक है। टोबिन टैक्स आप समझ गए, आप हमारे पिगोवियन टैक्स भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। तो नाउ द कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स क्या है, अगला है आपका कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स, CTT। क्या होता है कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, CTT क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो CTT इट इज इंट्रोड्यूस टू टैक्स कमोडिटी ट्रेडिंग इन इंडिया विथ वेयर बोथ पार्टीज, जो बोथ पार्टीज कौन से हैं, बायर एंड सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी टैक्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। तो जहां पे क्या होता है, सो इट इज इंट्रोड्यूस टू टैक्स कमोडिटी ट्रेडिंग इन इंडिया वेयर बोथ पार्टीज बायर एंड सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टैक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। क्या कह रहा है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। तो यह भारत में टैक्स वस्तु व्यापार के लिए पेश किया गया, जहां अनुबंध के आकार के आधार पर, ठीक है, जो आपका कमोडिटी ट्रेडिंग है उस, ठीक है, उसका जो आकार है उसके आधार पर जो क्रेता है और जो विक्रेता है दोनों पक्षों पर जो है ये कर लगाया जाता है, ठीक है, दोनों पक्षों पे ये कर लगाया जाता है। यहां देखते हैं क्या लिख रहा है, यहां लिख रहा है कि CTT इज सिमिलर टू द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स जो है एक तरह का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। यस, तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स, सिंपल भाषा में समझना है कि कोई भी कमोडिटी है जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, कमोडिटी क्या होता है, कोई भी सामान जिसकी ट्रेडिंग हो रही है दो लोगों के बीच में, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उसके ऊपर जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं दोनों पार्टी के ऊपर क्या है ये टैक्स लगाया जाता है। और ऐसे टैक्स को हम लोग कहते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स, CTT, यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्स, ठीक है। यह भारत में टैक्स वस्तु व्यापार के लिए किया गया। तो किसी वस्तु में अगर कोई व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए पेश किया गया है, जहां अनुबंध के आकार पे जो आपका कमोडिटी है उसका जो साइज है उसके अनुसार जो बायर है और जो सेलर है दोनों के ऊपर जो है ये टैक्स लगाया जाता है। सो CTT इज सिमिलर टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आइए देखते हैं आगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, अब देखते हैं क्या होता है। तो STT अ टैक्स पेबल इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग द कमोडिटीज एंड करेंसी, क्योंकि कमोडिटीज पे अलग से टैक्स लगता है। तो इट इज टैक्स इन इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्टेड थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी सिक्योरिटीज जो है, जो पेपर है, उसका जो अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उस पर जो है आपको टैक्स देना है। और परचेज करते हैं या सेल करते हैं कोई भी इक्विटीज तो उसके ऊपर जो है ये लगाया जाता है। तो जैसे ही कमोडिटी ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि कोई भी कमोडिटी किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस समय उस पर टैक्स लगाया जाता है,
उसी अनुसार ये जो स्टॉक है, जो इक्विटीज है किसी कंपनी की, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप परचेस करते हो तो यू हैव टू पे द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, ठीक है। सो शेयर बाजार में इक्विटी की खरीद पर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, इक्विटी की खरीद पर और बिक्री पर लगाए गए एक मान्यता प्राप्त स्टॉक जो एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियां होती हैं, उसको छोड़कर, ठीक है, वस्तु और मुद्रा को छोड़कर उसके मूल्य पर भारत में देय होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्लियर है? बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बहुत अच्छा टैक्स है, इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अलग अलग लेवल पे ये टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको भी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो क्या होता है, इसको अब हम लोग समझेंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बेसिकली 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, इसको क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इट इनकॉर्पोरेट्स मेनी ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। तो बहुत डिटेल में चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु और सेवा कर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जानने की बात है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक तरह का ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, ये जिसके ऊपर लगाया जाता है वो इसको पे नहीं करता है, बल्कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो इसको पे करता है, ठीक है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे आपके ऊपर देखिएगा बिल, उसमें लिखा आता है GST। आपको एक शू लेने जाइएगा मार्केट में, उस पर लिखा रहेगा GST। तो GST लगा किसके ऊपर, वो शोरूम वाला जो शू बेच रहा है या जो रेस्टोरेंट जिसके ऊपर, जो आपको रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है उसके ऊपर लगा, लेकिन इसको पे कौन कर रहा है, इसको पे अल्टीमेटली आप कर रहे हैं जो कंज्यूमर है, ठीक है। सो इट इज एन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सो विच हैज रिप्लेस्ड द सेंट्रल एंड द स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो जो केंद्र हैं या जो राज्य है उसके बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के। तो वो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको रिप्लेस किया गया, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले ही वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, हमने पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, सर्विस टैक्सेस वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2070। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, इसको भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 जुलाई 2070। सो GST कब से इंप्लीमेंट हुआ, तो इट इज द 1 जुलाई 2070, ठीक है। थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैवे अमेंडमेंट से जो है GST को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन 1954। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस देश में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी फ्रांस इन 1954। सोचिए जो चीज हम लोग 2017 में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो फ्रांस जो है 1954 में इंप्लीमेंट किया, मतलब हमारे आजादी के बस कुछ ही दिन बाद। इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द मोटो बिहाइंड GST, क्या मोटो था, क्या मकसद था, तो इसका मकसद था एक राष्ट्र एक बाजार एक कर, मतलब वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स। विद दिस पर्पस GST वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री, ठीक है, GST वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है। समझ में आ गया आपको GST, बेसिक इंट्रोडक्शन है, चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि GST क्या है और क्यों लाया गया। बहुत सारे कर थे, इतने कर थे कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता था, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और एक कर बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें क्या किया गया, इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो चीज़ों को आसान बनाने का कोशिश किया गया, ठीक है, किसके थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ GST, ठीक है, 3 तरह के GST होते हैं, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ GST, कौन कौन से होते हैं वो GST थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका CGST, मतलब सेंट्रल लेवल का GST, दूसरा है IGST मतलब इंटर स्टेट लेवल GST, और दूसरा है SGST मतलब स्टेट लेवल GST, ठीक है। ये जो है 3 प्रकार हैं आपके टैक्सेस के, GST के। और इसके स्लैब की बात करें तो कितने स्लैब हैं, ये 4 स्लैब्स हैं। अगर GST के स्लैब की बात करें तो कितने स्लैब हो जाते हैं, ये हो जाता है आपका 4 स्लैब, ठीक है। तो 4 कर जो स्लैब हैं वो GST के प्रणाली में है, अर्थात 5%,
12%, 18% और 28%। ये जो 4 कर हैं, ये चारों रेट हैं, ये प्लीज ये चारों याद रखिएगा। कितना है? 5, 12, 18 एंड 28। ये 4 डिवीजन किया गया है। जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपका गुड्स है, उसके अनुसार इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है। बहुत जगह 5% लगता है, बहुत जगह फ्री भी है, और बहुत जगह 18 या 28% भी लगाया जाता है। हाउएवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाउएवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स अंडर जीएसटी। तो इसके लिए अलग से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो इस पे इम्पोज होता है। हमने पहले भी देखा था कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी में डाल दिया गया है, लेकिन अल्कोहल और पेट्रोलियम पे जो है वो टैक्सेस अभी भी हैं। तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो इस पे क्या लगता है? इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया आपका जीएसटी का, ठीक है। सो जीएसटी के अंदर एक जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, एक जीएसटी काउंसिल है, और ये जो है एक क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका क्या काम है? इसका काम है कि जीएसटी से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सो इट इज ए गवर्नमेंट बॉडी। क्या है? इट इज ए गवर्नमेंट का गवर्निंग बॉडी। इट इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द जीएसटी हैविंग 33 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 33। हैविंग 33 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। 31 मेंबर्स आर फ्रॉम द 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, विथ लेजिस्लेशन। तो वैसे स्टेट और वैसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे असेंबली है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, और बाकी स्टेट के तो मेंबर्स हैं ही। सेंट्रल लेवल से कितने हैं? सेंट्रल लेवल से हैं 2 मेंबर। सेंट्रल लेवल से हैं 2 मेंबर्स, ठीक है। तो 2, 31 एंड 28, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? टोटल है 33। ये देखिए, टोटल है 33 सदस्य, जिसमें जो 2 हैं वो केंद्र के हैं, ठीक है, और 31 सदस्य जो हैं वो कहाँ से हैं? वो हैं राज्य और यूनियन टेरिटरी से। टोटल है 33, ठीक है। सो द गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 279A। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल का क्या स्थिति है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1, ठीक है। सो ये एक संवैधानिक क्या है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है, और अनुच्छेद 279A1 में इसके तहत प्रोविजंस दिए गए हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट्स एज ए चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जो भारत के वित्त मंत्री हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो जीएसटी काउंसिल के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया। आप जब पीपीटी का रिवीजन करोगे तो जरूर ढंग से इसको रिवीजन करना। 279A जो है आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके आने की पूर्णतः संभावना है, और आपके एग्जाम में कई बार जो है ऐसे प्रश्न आए भी हैं, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं आगे हमसे क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, ठीक है। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो क्या होता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग? थोड़ा इसको समझते हैं। सो इट इज ए स्कोर गिवन बाय गवर्नमेंट। इट इज ए स्कोर, एक तरह का क्या है? ये स्कोर है गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस विद द जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक रेटिंग है जो सरकार देती है जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। यह सरकार द्वारा सभी पंजीकृत व्यवसायों को, सभी जो पंजीकृत रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन है, उनको जीएसटी नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया एक स्कोर है, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह का स्कोर है जो आप जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए जो स्कोर में आपको ये दिया जाता है, ठीक है। तो कंप्लायंस कॉस्ट आर ऑल एक्सपेंसेस दैट अ कंपनी यूजेस अप टू अडहेयर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। क्या कह रहा है कि अनुपालन लागत वे सभी खर्च हैं जिनका उपयोग कंपनी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंप्लायंस कॉस्ट है वो आपको जीएसटी के कंप्लायंस में आता है, ठीक है। तो ये कंप्लायंस कॉस्ट क्या होता है? तो कंप्लायंस कॉस्ट वो सारे खर्चे हैं जिसको गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करने में ये आता है, और ये भी एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें अगर आपको ये बोल दिया कि देयर इज नो कंप्लायंस कॉस्ट इन फॉलोइंग जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, कि ऑब्वियसली बात है कुछ तो कोई टैक्स प्रणाली को फॉलो करने में कुछ कॉस्ट तो आता ही है, ठीक है। सो आपको जो है इसका ध्यान देना है कि देयर इज एन कंप्लायंस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू फॉलो द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द जीएसटी, ठीक है, रिगार्डिंग जीएसटी। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, जीएसटी क्या है इसके बारे में आप समझ रहे हैं, किस तरह के टैक्सेस में जोड़ दिए गए हैं, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, कितने प्रकार के टैक्सेस हैं, ये सारी चीजों को आप समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अब है आपका जीएसटी। आप देख रहे होंगे कि जो भी आप आजकल बिल लेते हैं तो उस पे कोने पे सबसे ऊपर देखिएगा जीएसटी लिखा होगा। जिस भी बिल पे ये जीएसटी नहीं लिखा हो आप समझिए कि वो जो बिल आपको दिया गया है वो क्या है, वो एक फ्रॉड बिल है, ठीक है। सो जीएसटी नाउ इज कंपल्सरी ऑन द एवरी बिल रिसीव्ड। क्या होता है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। तो अंडर जीएसटी अ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द सेंटर इज गिवन टू ईच, बाय द सेंटर इज गिवन टू each and every service board of excise and custom CBC provider, ठीक है, समझ गए चीजों को, क्या कह रहा है, क्या ये जीएसटी नंबर। तो जीएसटीएन नंबर के तहत, जीएसटी के तहत केंद्र द्वारा एक सेवा कर पंजीकरण संख्या, क्या है ये है सेवा कर पंजीकरण संख्या, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्रदाता के प्रत्यक्ष सेवा बोर्ड को दी जाती है, ठीक है। सो under GST, a service tax registration number by the center is given to each and every service board of excise and custom provider, ठीक है। सो जो भी कस्टम और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको जो है ये जीएसटी नंबर दिया जाता है। ऑल द नंबर सर्विस प्रोवाइडर आर अंडर द सेम फॉर्मेट नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। तो जीएसटी नंबर जो है वो 16 डिजिट का होता है, ये आपको नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी जो नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट इज ऑफ 16 डिजिट, ठीक है, इट इज ऑफ 16 डिजिट, ठीक है। टोटल 16 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है। ओके, तो टैक्सेस टर्मिनोलॉजी, कुछ टैक्स की टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। पहले देख लेते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स हमने बताया आपको, हमने डिस्कस भी किया कि भारत की जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, उस प्रोपोर्शन में जो टैक्स लगाया जाए, आपके धन के प्रोपोर्शन में जो टैक्स लगे उसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, पेरोल टैक्स, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। ये सब कुछ टैक्सेस हैं जो टैक्स के टर्मिनोलॉजी है। आइए चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स डिटेल थिंग्स इन डिटेल वे में, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स। ध्यान से देखेंगे क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इट इज अ टैक्स सिस्टम, एक तरह का जो कर का क्या है, प्रणाली है। इट इज एन टैक्स सिस्टम that collects a greater share of income from those with a high income, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में जिस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा आय, ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रणाली को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ अ टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विथ हाई इनकम। तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा देन फ्रॉम दोज विथ अ लोअर इनकम कंपेयर टू दोज हु आर अर्निंग लो। जिसको पैसा कम आ रहा है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो उसके पास, जिसके पास धन ज़्यादा है, उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कहीं ना कहीं ये क्या है, ये वेल्थ जो गैप है, ठीक है, जो इनकम गैप है इसको क्या करता है, इसको फिल करता है। इनकम गैप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। इनकम गैप को रिड्यूस करता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स इन विच द टैक्स रेट राइजेस एज द इनकम राइजेस। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह एक प्रकार का कर है जिसमें आय बढ़ने पर कर की जो दर है बढ़ जाती है। आय बढ़ने पर जो कर की दर है वो बढ़ जाती है। इसे सभी करों में सबसे अधिक न्याय संगत और उचित माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बढ़िया सुनने में लग रहा है कि जो जैसा पैसा कमा रहा है उसको वैसा टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये न्याय संगत है, ठीक है, ये न्याय संगत है और ये उचित है,
ठीक है। इट इज कॉल्ड इक्विटेबल एंड फेयर ऑफ ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं उसमें इक्विटेबल एंड फेयर टैक्स को माना जाता है। इट इज मोस्ट इक्विटेबल एंड द फेयर टैक्स। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्या है आपको प्रोग्रेसिव टैक्स, और इसी टैक्स को हम लोग भारत में भी फॉलो करते हैं। तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जिसके पास पैसा ज्यादा उसको उतना टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ इज द प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब अनुपादित टैक्स, उसके अनुपान में जो है आपके टैक्स जो है आपको लगाया जाएगा, प्रोपोर्शनल टैक्स। It is an income tax system that levies the same percentage tax to the everyone regardless of the income। ठीक है, क्या कह रहा है, यह एक आयकर प्रणाली है जो आय की परवाह किए बिना सभी पर समान प्रतिशत कर लगाती है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। आपका क्या इनकम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कम्युनिटी को डिसाइड कर लिया कि ये जो कम्युनिटी है 10% टैक्स देगी, आप 10 लाख कमाते हो या 10,000 कमाते हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंडिया वेयर बाय द गवर्नमेंट चार्जेस अ फ्लैट रेट ऑफ 30% ऑफ द इनकम अर्न बाय द कंपनी। सो जो प्रोपोर्शनल टैक्स है इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका? उदाहरण है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। क्या आप इसको सही मानते हैं? जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो कितना है? वो 30% है, वो 30% है। मतलब आप अगर अंबानी हो तो आप 30% दोगे, और आप छोटे बिजनेसमैन हो जो आपका जो इनकम है 15 लाख 20 लाख से ऊपर है तो आपको भी 30% ही देना है। तो ऐसे टैक्स प्रणाली को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ठीक है, इसमें भी कोई जो है डिफरेंसेस नहीं है। जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो छोटा बिजनेसमैन है, दोनों जो है सेम टैक्स जो है सेम पैसा दे रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अगला जो हमारा क्या है वो रिग्रेसिव मतलब प्रतिगामी कर। रिग्रेसिव टैक्स को हम लोग कहते हैं प्रतिगामी कर। इट इज कॉल्ड प्रतिगामी कर। क्या होता है? सो रिग्रेसिव टैक्स को देखते हैं ध्यान से। क्या होता है? इट इज अ टैक्स रिफर्स टू द टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। ओके, सो आपका इनकम क्या है उसके बिना परवाह किए बिना ये यूनिफॉर्मली अप्लाइड होता है सारे पॉपुलेशन पे। इट इज वन ऑफ इन विच द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीजेस एंड द टैक्स रेट प्रोग्रेस फ्रॉम द हाई टू लो। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। सो प्रतिगामी कर से तात्पर्य यह है कि उस कर से है जो आय की परवाह किए बिना समान रूप से लगाया जाता है। तो आपके इनकम से कोई मतलब नहीं है, आपको 10% टैक्स देना है, मतलब देना है। यह वह है जिसमें काराधन के अधीन राशि बढ़ने पर कर की दर घट जाती है और कर की दर उच्च से निम्न की ओर बढ़ती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आप जो 10% टैक्स दे रहे हो अपने अमाउंट पे, तो आपको जो अमाउंट हुआ, मान लो कि आप 10,000 इनकम है आपका, उस पर आप 10% टैक्स दे रहे हो, तो आपका टैक्स क्या हो गया? आपका हो गया कितना हो गया? आपका हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, आपका जो इनकम है वो कितना हो गया? आपका मान लो कि इनकम हो गया 10 लाख रुपया। ठीक है, तो उस पर जो टैक्स का अमाउंट है ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा आपका, लेकिन प्रोपोर्शनेट अगर आप देखोगे तो वो अमाउंट क्या हो गया? वो कम माना जाएगा, क्योंकि तो 10,000 कमा रहा है, अगर 1,000 वो टैक्स दे रहा है, और जो 10 लाख कमा रहा है अगर वो मान लेते हैं 1 लाख टैक्स दे रहा है, तो उसको जो 10 लाख जो कमा रहा है उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स जो है वो कहलाता है। सो इट इज वन ऑफ द विच द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीजेस एंड द टैक्स रेट प्रोग्रेस फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो। यस, क्या समझना आप इससे? तो बेसिकली रिग्रेसिव टैक्स जो है ये एक तरह का ऐसा टैक्स है, इसको समझिए ऐसे, जैसे कि मान लो कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और एक जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कि अनिल अंबानी जो है या मुकेश अंबानी जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो जो टैक्स अनिल अंबानी पे करेंगे एक प्लेट ऑफ फूड पे, वो क्या पे करेंगे? सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 10% वो टैक्स पे कर रहे हैं, और जो एक गरीब आदमी है, एक जो पुअर इंसान है, वो कितना पे कर रहा है? वो भी 10% टैक्स पे कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज मोर बर्डनसम ऑन द पुअर पीपुल। एक गरीब आदमी जो टैक्स पे कर रहा है वो एक रिग्रेसिव टैक्स उसके लिए हो जाएगा, वो इसको डिस्करेज कर रहा है। क्योंकि मान लो कि ये पेन है, इस पे मैं टैक्स पे कर रहा हूं, अगर मैं गरीब हूं मैं 10% टैक्स पे कर रहा हूं, तो कोई अमीर आदमी है उस पे इसको 20% टैक्स पे करना चाहिए। तभी तो इसको ये रिग्रेसिव टैक्स इसलिए कहा जाता है कि ये जो टैक्स है ये रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो पुअर लोग हैं उनको ये डिस्करेज करता है कहीं ना कहीं। द लोएस्ट अमाउंट इज सब्जेक्ट टू हायर टैक्सेशन एंड दिस लीड टू इंडिविजुअल विद द लो इनकम बेरिंग द हाईएस्ट बर्डन ऑफ द इनकम। सो क्या कह रहा है कि सबसे कम राशि उच्च कराधान के अधीन है, और यह प्रगामी करों के उच्चतम बोझ वाले, कम आय वाले, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
कम आय वाले व्यक्तियों की ओर जाता है। इस तरह के कर भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं रखा जाता है। ओके, नाउ द पेरोल टैक्स। क्या होता है पेरोल टैक्स? अब डिसाइड करते हैं हम लोग क्या होता है पेरोल टैक्स। ओके, पेरोल टैक्स, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द टैक्स दैट इज withheld, charged or levied on the payroll of the company। तो इसे उस कर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नियोक्ता के पेरोल पर लगाया जाता है, ठीक है, नियोक्ता के पेरोल पे लगाया जाता है। इट इज अ टैक्स दैट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज पे, ठीक है, एम्प्लॉयज का जो पे होता है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, मतलब कर्मचारियों की जो वेतन है, जो वेतन आप दे रहे हैं उसके ऊपर जो है सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है। तो इट इज अ टैक्स दैट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज पे एंड इज ईदर पेड बाय एन एम्प्लॉयर और द पार्टली टेकन बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम व्हाट एम्प्लॉयज अर्न, ठीक है। तो या तो ये किसके द्वारा पे होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा, और पार्टली टेकन बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम व्हाट एम्प्लॉयज अर्न, या तो एम्प्लॉय जो पैसा पा रहा है उसमें से कुछ जो टैक्सेस के रूप में काट लिए जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं पेरोल टैक्स। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पेरोल टैक्सेस आर सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, फेडरल एंड स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड लोकल टैक्सेस। तो आप देखे होंगे इस तरह के टैक्सेस जो हैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, फेडरल एंड स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये इस तरह के टैक्सेस जो हैं आपके टैक्सेस में सिस्टम में आपने देखा होगा कि इस तरह के टैक्सेस भी कभी कभी आपको देने होते हैं। तो ऐसे टैक्सेस को हम लोग कहते हैं पेरोल टैक्स, ठीक है। तो इसका जो समान उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे सुरक्षा कर, चिकित्सा कर, संघीय और राज्य बेरोजगारी कर जो हैं, ये स्थानीय कर जो हैं, ये सारे जो हैं आपके पेरोल टैक्स के हिस्से, ठीक है। ओके, सो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स? So it is an income tax system where the same percentage of tax is levied on all taxpayers regardless of their income. So proportional income tax हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि ये regardless of income मतलब कौन कितना इनकम है, ठीक है, कौन कितना अर्न कर रहा है उसके परवाह किए बिना ये जो है प्रोपोर्शनली पूरे जो है पॉपुलेशन पे लगा दिया जाता है regardless of their income. Okay, so it acts as an automatic stabilizer because it makes disposable income and consumer spending less sensitive to fluctuation in the GDP. क्या कह रहा है? When GDP rises, disposable income also rises, but by less than the rise in the GDP because a part of it is siphoned off as the taxes. क्या है? समझ में नहीं आया? फिर से समझते एक बार। क्या है प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स? उसको फिर से ध्यान से एक बार देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? यह एक आयकर प्रणाली है जहां सभी करदाताओं पर समान प्रतिशत कर लगाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? सभी करदाताओं पे क्या है? समान जो प्रतिशत है वो कर लगाया जाता है चाहे उनकी आय कुछ भी हो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इम्पोज, ठीक है, सेम रेट जो है वो आपको इम्पोज होगा। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। ओके, तो यह एक स्वचालित अस्थायीकरण के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह जो प्रयोज्य आय है और जो उपभोक्ता खर्च को सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। जब जो आपका जीडीपी है जब बढ़ता है वो तो प्रयोज्य आय भी बढ़ती है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कम होती है क्योंकि उसके एक हिस्सा करों के रूप में निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो ये जो आपका हो गया ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। यस, समझ में आ रहा है आपको चीजें? तो प्रोपोर्शनल टैक्स जो है इसका अगर बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे जो सेम अमाउंट पे करना पड़ता है, इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, ठीक है। जीएसटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। क्यों? क्योंकि जीएसटी में देखिए आप मान लो कि रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे 80% जो कर है आपको देना होता है, 80% जो कर है आपको देना होता है। तो इस 80% के कर के संदर्भ में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो वहां जा रहा है उसको 80% ही कर देना है। तो ये क्या हो गया? 5%, 11%, 80%, 28%, ये सारे जो कर हैं ये क्या है? ये एग्जाम्पल है आपके प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के, ठीक है। एक एक ग्रुप में बांट दिया और इंसान कोई भी हो उसके कोई भी इनकम हो, जो बात यहाँ कही जा रही है कि कोई भी आपका इनकम हो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम यू हैव टू पे 18%। कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 10 रुपए कमा रहा है, आपको 18% ही देना है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, सो प्रोफेशनल टैक्स देखते हैं कि क्या होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। यस, सो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? तो प्रोफेशनल टैक्स को देखते हैं। इट इज अ टैक्स दैट इज लिवाइड। ठीक है, क्या है? इट इज अ टैक्स दैट इज लिवाइड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा? ये दोस्तों राज्य सरकार द्वारा डिवाइड होते हैं, डिवाइड किया जाता है, मतलब लगाया जाता है ऑन ऑल इंडिविजुअल्स हु अर्न अ लिविंग थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स। इनकम टैक्स ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स में क्या होता है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर लगाया जाता है, और अलग अलग जो आपका इनकम है उसके अनुसार वो टैक्सेस जो हैं वो अलग अलग हैं, तो आपका इनकम टैक्स हो गया। उसके अलावा आप जो व्यवसायिक कर देख रहे हैं, जो आपका प्रोफेशनल टैक्स देख रहे हैं, वो क्या कहता है? ये क्या है, आपके इनकम पे नहीं लगता है, आपके प्रोफेशन पे लगता है। आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर जो है ये टैक्स इंपोज किया जाता है। तो ऐसा कर है, व्यवसायिक कर एक ऐसा कर है जो राज्य सरकार द्वारा उन सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो किसी भी माध्यम से जीविका उपार्जन कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी मीडियम से अपने जो आपका लाइफ है उसको चला रहे हो, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगा दिया जाएगा। कितना इनकम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं क्या लिख रहा है, एक बार ध्यान से यहां देखिए कि द टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्लैब्स। ठीक है, एक स्लैब्स है, इसके अनुसार ये टैक्स कैलकुलेट होता है। ईच स्टेट कैन हैव डिफरेंट सैलरी स्लैब्स रेट्स फॉर देयर कैलकुलेशन ऑफ द प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये कैसे लगता है? ये स्लैब्स के आधार पे लगता है। ये जो है आपका स्लैब्स के आधार पे लगता है, मतलब आप किस स्लैब्स में आते हो उसके अनुसार जो है ये टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो कर की गणना जो है वो स्लैब के आधार पर की जाती है। ठीक है, सो प्रोफेशन आप किस काम में हो उसके अनुसार ये स्लैब्स को डिवाइड कर दिया जाता है, और जिस स्लैब में आप आते हो उसके अनुसार ये टैक्स दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि इनकम टैक्स वाले में भी स्लैब्स डिसाइडेड है, उस स्लैब्स के अनुसार आपको पैसा लिया जाता है, और व्यवसायिक जो आपका कर है इसके हिसाब से भी ये किया जाता है। तो आधार की जाती है। व्यवसायिक कर की गणना के लिए हर राज्य को ये फ्रीडम है कि वो अलग अलग जो स्लैब है वो रेट तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है आप देख रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसके अनुसार जो है अलग अलग जो स्लैब है वो तैयार कर सकती है। ठीक है, सो ये जो हमारा है टैक्सेशन का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। हमने टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स दोनों देखे। हमने इनडायरेक्ट्स में बहुत सारे टैक्सेस देखे, एक्साइज ड्यूटी से लेके कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्सेस हमने देखे। वेल्थ टैक्स वगैरह जो है वो भी हमने डायरेक्ट टैक्सेस में देखे। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी हमने देखे कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्स जो है उसी के ऊपर इम्पोज होता है जिसको देना होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि इम्पोज किसी और के ऊपर होता है और देना किसी और के ऊपर होता है। जो भी फैक्ट फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, इसका बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत मेहनत करते रहिए और टेस्ट प्लीज लगाते रहिए। टेस्ट आप जितना लगाएंगे आपकी जो कॉन्सेप्ट है उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपने जो बुक्स हैं, अपनी जो क्लास नोट्स है उसका प्लीज मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, विल मीट वेरी सून। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दिया है एसएससी जीएस थ्योरी की किताब 2026-27 के लिए। 4th एडिशन है इसका। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। क्या खास बात है इसकी मैं आपको बताऊंगा। बहुत यूनिक किताब है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपका कमजोर है या जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। इससे थ्योरी समझ सकते हैं आप। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो एसएससी के एग्जाम है उसके लिए ये मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है ये, और इसमें जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है वो भी सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे ये किताब मिलेगी आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किताब। और जो इस किताब की खास बात क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, वो क्वेश्चन के आधार पे पीछे रिवर्स किया जाता है उसको कि भाई इसके ऊपर कौन सी थ्योरी बनती है। मतलब कि क्वेश्चन पहले स्टडी होते हैं, उसके बाद में
थ्योरी बनती है, जिससे कि और उसको फिर सीक्वेंस दिया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एक बेटर ढंग से मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट को समझ पाए, क्या है आज के टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरी भी उसी के अनुसार हो, इरेलीवेंट थ्योरी न पढ़े, वो रेलिवेंट थ्योरी पढ़े। और ये पढ़ने के बाद में जो 6500 MCQ वाली किताब अगर कोई बच्चा करता है तो बहुत ही शानदार तरीके से क्या है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, 60 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग की गई है इस किताब पे, और SSC एग्जाम से स्पेसिफिक ये किताब है मार्केट में, ओनली बुक है ये जो SSC एग्जाम से रिलेटेड है। इसका मतलब मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। और ये कहाँ पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, इस सब पे मिलेगी आपको। पेपर क्वालिटी पिनेकल की आपको पता है, बाइंडिंग क्वालिटी ये सब बहुत अच्छी होती है। और हर किताब पे आपको ये वाली यूनिक आईडी होती है, जिससे गारंटी मिलती है कि आप इसको स्कैन करेंगे पता चलेगा, और इसको रजिस्टर कर लीजिए, इससे आपको 50 पॉइंट भी मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास है या ई बुक है, जो भी डिजिटल कंटेंट है वो आप खरीद सकते हैं। तो इससे आपकी किताब का पता चलेगा कि ये वास्तव में ओरिजिनल किताब है, और ये हर किताब पे होता है यूनिक आईडी। अब मैं आपको इसके इंडेक्स पे भी लिए चलता हूं, जिससे आप समझ पाएं। और ये इंडेक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिनेकल की वेबसाइट के ऊपर है, जिससे आपको पता चले कि इंडेक्स और कुछ पेजेस दिए हुए हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या कंटेंट होगा इसमें और किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। तो ये कंटेंट जरूर आप देख लें, इनबॉक्स में ये आपको इंडेक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिनेकल की वेबसाइट पे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, कॉमा भी फर्क नहीं है, दोनों किताबें बिल्कुल सेम होती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो, पहले स्टैटिक जीके का कंटेंट होगा, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद में कितने चैप्टर, स्टैटिक जीके के लगभग 71 चैप्टर है। 71 चैप्टर, फिर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, उसके बाद में मिडल हिस्ट्री, उसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नजर आएगी, ये देखिए, ठीक है। और ये साथ में क्या, ये नंबर ऑफ डेज कि कौन से दिन ये आप करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन मिल जाती है करने को। बायोलॉजी होगी, उसके बाद में आप चलेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद में फिर ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ये इंडेक्स था और ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। थ्योरी आपको इस तरह से मिलेगी, जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। इसी तरह के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो पिनेकल की किताब से अगर तैयारी करते हैं, SSC से मोस्ट रेलेवेंट किताब बन जाती है SSC की। और उसके बाद में आप MCQ किताब जरूर कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, थ्योरी का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट।